गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर राज लालवानी एसवी एजुकेशनल एकेडमी से। मैं डॉक्टर आकाश राठौर एसवी एजुकेशनल एकेडमी। देखो बेटा, इस साल जो एग्ज़ाम में आप फील किए होंगे कि बायो के पेपर काफ़ी इजी था। कुछ क्वेश्चन जो हैं थोड़े से ट्रिकी थे, कुछ क्वेश्चन में थोड़ा घुमाया गया था, बट ओवरऑल बायो के पेपर काफ़ी इजी है पुराने पेपर्स के मुकाबले। मतलब पिछले साल के मुकाबले देखे हैं तो लगभग वैसे ही है, लेकिन इस बार एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं अच्छा स्कोर करेंगे, 330 प्लस स्कोर करेंगे, 340 प्लस स्कोर करेंगे, बट बनाने लायक पूरा है। कुछ टॉपिक को ये माना गया था कि निकाल दिया गया है, बट उससे भी क्वेश्चन आए, जैसे टिश्यू हो गया, है ना। तो बट ठीक है, वो पहले अपन पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज रहता है। कुछ बाकी जो ह्यूमन फिजियोलॉजी से अपन जब टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा क्वेश्चन सेट किया गया था कि अगर आप नहीं भी पढ़े हो तो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक आइडिया लग जाएगा और आप उस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो हम समय ज़्यादा इसमें नहीं लगाते और अपन स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऑफ बायोलॉजी सेक्शन 2024 नीट। इस साल कट ऑफ भी थोड़ा सा जा सकता है, थोड़ा 10-15 नंबर पिछले साल के मुकाबले से। छत्तीसगढ़ में पिछले बार जो हमारा गया था उसको मान के चलो कि 15 नंबर के आसपास का इस साल कट ऑफ थोड़ा जा सकता है। उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिएगा, जितनी जल्दी हो सके मैं बनाने की कोशिश करूँगा। और इस अपन चालू करते हैं बॉटनी का सेक्शन आकाश सर के द्वारा। थैंक यू सर। देखा जाए तो अगर हम बॉटनी सेक्शन देखेंगे तो एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन इन्होंने उतार दिया है। और अगर बच्चों ने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ा होगा सर, तो मेरे ख्याल से सारे सवालों के जवाब जो है उनको एज इट इज़ उनको मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम पहले देखते हैं सेक्शन ए, दैट इज बॉटनी सेक्शन। पहला क्वेश्चन, लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यूज इज एन एग्जांपल ऑफ। ये साफ साफ उसने लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड्स आंसर आएगा। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर अगर आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड सेक्शन के अंदर लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, जब हम केल्विन साइकिल पढ़ाते हैं तो उसमें हम ट्रिक बताते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड को डीकार्बोक्सिलेशन के लिए कितना लगता है। सिंपल सा ट्रिक है इसका, 3 ATP, 2 NADPH और 1 CO2, इससे डीकार्बोक्सिलेशन इसका हो जाएगा। सो ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH। Coming to the next question, HindII always cuts DNA molecule at a particular point called recognition sequence and it consists of। इसका आंसर आएगा बच्चों 6 बेस पेयर। 6 बेस पेयर इसका आंसर आएगा। Now coming to question number 104, in the figure which component has thin outer walls and highly thickened inner walls। तो इसमें अगर आप देखें तो ये प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है। एज इट इज एनसीईआरटी में ये डायग्राम आपको दिया हुआ है और हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये गार्ड सेल्स है। गार्ड सेल्स कैसे होगा, आप बुलेट प्रूफ जैकेट अगर पहन के चलें तो यूल फाइंड आउट कि उसका आउटर वॉल्स जो होगा वो क्या होगा, हल्का सा पतला रहेगा, लेकिन अंदर से आपको बहुत ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है। सो आंसर विल बी गार्ड सेल्स और इसका आंसर हो जाएगा सी। C will be the right answer. Next question, the cofactor of enzyme carboxypeptidase is, answer will be zinc 1. The capacity to generate a whole plant from any cell of the plant is called as टोटीपोटेंसी। बहुत सारे बच्चों ने कंफ्यूजन
उनको कंफ्यूजन हुआ होगा तो उन्होंने माइक्रो प्रोपोगेशन लिखा होगा, बट द आंसर शुड बी टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है कि आपके बॉडी के सेल का या किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल से एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट ही टोटिपोटेंसी कहलाता है। सो आंसर विल बी टोटिपोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइजोपस, उस्टालिगो, पक्सीनिया और एगैरिकस। ये इसका एक सिंपल सा फंडा है कि आप देख सकते हो पक्सीनिया पी से स्टार्ट होता है, उस्टालिगो यू से स्टार्ट होता है, तो पक्सीनिया जो होगा वो आर पहले आता है, एस बाद में आता है। सिमिलरली पक्सीनिया और पी पहले आता है, यू बाद में आता है, तो पी से आर से आप रिलेट कर सकते हो रस्ट फंगस, और उस्टालिगो को आप बोल सकते हो स्मट फंगस। तो हम चेक कर लेते हैं, सी शुड बी रस्ट फंगस, सी का 4 एक ही मात्र ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत सरल कर दिया एनसीईआरटी ने कि कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं किया है, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस पे। सो 107 का आंसर शुड बी 1। अब यहाँ देख सकते हैं बेटा, बीडी टॉक्सिन्स आर इंसेक्ट ग्रुप स्पीशीज एंड कोडेड बाय अ जीन CRY1AC। वैसे CRY1AC, CRY2A भी बहुत सारे अलग अलग जीन एनकोड करता है इस स्पेसिफिक टॉक्सिन क्रिएट करने वाले ग्रुप ऑफ का। अब उसके बाद जो स्टेटमेंट 2 दिया गया, ये तो ठीक है कि हाँ ये ऐसा है ना, बीडी टॉक्सिन एक्सिस्ट इन इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन, ठीक है, ये भी इनएक्टिव होता है क्योंकि जैसे ही बैक्टीरिया को खाया जाता है इंसेक्ट के द्वारा, तो बैक्टीरिया खुद के लिए टॉक्सिन नहीं बनाता क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो एक्टिव कब होता है, तो यहाँ पर जो लिखा गया है कि इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एसिडिक पीएच ऑफ द इंसेक्ट। ये इतने बार आ चुका है, अगर आप पिछले 7-8 साल का 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो 3-4 बार तो रिपीट हो चुका है ना, अलग अलग फॉर्म में, कभी डायरेक्ट आ रहा है तो कभी मैच द फॉलोइंग में, इस बार स्टेटमेंट वाइज में डाल दिया है। तो ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अगर आप देख सकते हो कि एसिडिक पीएच जनरली क्या होता है, अल्कलाइन पीएच होता है। अल्कलाइन पीएच के कारण ही ये क्या होता है बेटा, ये कन्वर्ट होता है एक्टिव फॉर्म में और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो जनरली ये बायोटेक्नोलॉजी का है, जो सेल्फ रेजिस्टेंट जो प्लांट्स होते हैं उनको बीटी बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के द्वारा, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन होता है उसके जो जीन होते हैं, उस जीन को निकाल करके क्या करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम में डाल के उसको ट्रांसफर किया जाता है प्लांट में, ताकि प्लांट जो है सेल्फ रेजिस्टेंस हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 क्यों होगा, स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 जो रहता है वो फॉल्स है। ये कई बार आ चुका है तो इसका देन उसके बाद आगे देखेंगे। सर एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पूछा हुआ है, एनसीईआरटी ने साफ साफ लाइन में लिखा हुआ है कि धतूरा इज एन एग्जाम्पल। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का आंसर हो जाएगा धतूरा, धतूरा, चिली और मस्टर्ड। तो इसमें ऑप्शन में धतूरा है हमारे पास, तो धतूरा हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The type of conservation in which threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called। ये बेटा थोड़ा इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को लगा होगा, जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से रीडिंग की होगी, कि ये सही ऑप्शन तो जाना चाहिए आपका ex situ कंजर्वेशन, लेकिन एनटीए ने इसमें ex situ कंजर्वेशन ऑप्शन नहीं दिया है। बट हमको मालूम है कि ex situ कंजर्वेशन जो होता है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक पार्ट माना गया है। सो आंसर ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। Identify the set of correct statement. The flowers of Vallisneria are colorful and produce nectar. ये गलत है। Vallisneria कलरफुल नेक्टर, ये गलत ऑप्शन है।
the flowers of water lily are not pollinated by water. This is true statement. In most of water pollinated species, the pollen grains are protected from wetting. This is also correct option. Pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon-like. ये भी सही है. In some hydrophytes, the pollen grains are carried passively inside water. This is also true. तो सिवाय ऑप्शन ए को छोड़कर बाकी सारे जो ऑप्शंस है वो हमारे करेक्ट हैं. आंसर हो जाएगा आपका 4 B, C, D and E ओनली. The lactose present in growth medium of bacteria is transported to the cell by the action of. ये तो मालूम है परमिएबिलिटी बढ़ाता है, तो आपको नाम से ही समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से बैक्टीरिया अंदर उसके सेल के अंदर घुसे. तो लैक्टोज प्रेजेंट इन मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ. उसकी परमिएबिलिटी बढ़ाना है अपने को, तो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट आंसर, परमिएज. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ब्यूटिलिकम है ब्यूटिलिक एसिड, तो ए के सामने अपन लिख देंगे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है. सेक्रोमाइसिस सेरेविसी, ये बेटा यीस्ट का नाम, यीस्ट का जूलॉजिकल नेम है ये, तो सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का ऑप्शन हो जाएगा आपका. ये हमको इथेनॉल बनाने में मदद करता है, हमको इथेनॉल बनाने में मदद करता है, तो दिस विल बी 1. B should be 1. Then C is Trichoderma polysporum. Trichoderma polysporum ये साइक्लोस्पोरिन A नामक एक ड्रग बनाने के लिए मदद में आता है, तो C का 3 हो जाए, C का हो जाएगा 4. एंड स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग, स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम के एंटीबायोटिक बनाने में मदद करता है, तो डी विल बी 2. सो हम मैच कर लेते हैं ऑप्शन ए 3, बी 1, सी 4 एंड डी 2. सो ये आ रहा है आपका थर्ड ऑप्शन में. सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर. कमिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The equation of Barhoul's per logistic growth is dn by dt is equal to rn k minus n upon k. ये NCERT ने लिखा हुआ है साफ साफ, k indicates for carrying capacity. So option number 3 will be your right answer. अगर आप लोगों ने इकोलॉजी पढ़ा होगा ध्यान से, इक्वेशन को ध्यान दिया होगा, so this will be your right answer. Auxin is used by gardeners to prepare weed-free lawns, but no damage is caused to grass as auxin. Now this is very interesting question. आप सभी को मालूम होगा कि ऑक्सिन जो है वो मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स पे इफेक्ट नहीं डालता, तो ग्रास जो है वो मोनोकोटिलिडन है, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर. डज नॉट इफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स. Identify the part of seed from the given figure which is destined to form root when the seed germinates. तो आप सबको मालूम होगा बेटा कि रूट जो होता है वो रेडिकल से डेवलप होता है, और एनसीईआरटी में ये डायग्राम गिवन है. जो पार्ट आपका रेडिकल फॉर्म है, जो रेडिकल है एक्चुअल में सीड का, वो है ये पोर्शन, दिस पोर्शन. ये तो हो जाएगा आपका कोलियोराइजा. सो ऑप्शन नंबर सी जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही हो जाएगा, तो 3 ऑप्शन जो है वो सी का है. दिस विल बी योर राइट आंसर.
Given below are two statement. Statement one is parenchyma is living but collenchyma is dead tissue. सर यहाँ पर ये गलती कर दी उन्होंने, कोलेनकाइमा डेड नहीं होता सर। हम सभी अपने बच्चों को बताते हैं कि पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा लिविंग टिश्यूज होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा को डेड माना गया है। सो स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। अब स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं बच्चों। जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल्स बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एकदम सही एक बात है कि प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। तो स्टेटमेंट नंबर 2 तो आपका सही हो गया। अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही आ रहा है इसमें। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, ये गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, ये भी गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये गलत ऑप्शन है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू। सो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर करेक्ट आंसर। These are regarded as major causes of biodiversity loss. Again, a question from ecology: overexploitation, coexistence, mutation, habitat loss and fragmentation, and migration. तो बच्चों आपको मालूम होगा 4 फैक्टर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं, 3 इसमें से सही है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो इसमें सही है। ओवर एक्सप्लॉइटेशन सही है, कोएक्सिस्टेंस सही है, म्यूटेशन ऑप्शन में नहीं है, गलत है। ये 4 फैक्टर्स में से ये फैक्टर नहीं है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ये सही है। 4th फैक्टर होता है एलियन स्पीशीज। एलियन स्पीशीज इसमें मेंशन नहीं है, तो हम इसमें 5 में से 3 ऑप्शन हमारे सही हो रहे हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड डी। तो हम चूज कर लेते हैं ऑप्शंस में से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है, ए, बी एंड डी। Which one of the following is not a criterion for classification of fungus? सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमारे एसवी एकेडमी का क्वेश्चन पेपर एनटीए के पास पहुंच गया था और उन्हीं को उन्होंने ला दिया सामने। इसका ऑप्शन हमारे एकेडमी के टेस्ट सीरीज में भी आया हुआ है। Which one of the following is not a criterion for classification of fungi? मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये गलत ऑप्शन है। ये आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन का ऑप्शन इन्होंने इसमें डाल दिया बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो क्राइटेरिया नहीं होता फंगस के क्लासिफिकेशन के लिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ बच्चों के लिए सर बाउंसर रहा होगा, बच्चों को लगा होगा कि यार ये ऐसा कैसा है, लेकिन जिन्होंने एनसीईआरटी सही तरीके से पढ़ी होगी इसका जवाब उनको मिल जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी फ्रॉम द गिवन फिगर्स ए एंड बी। अब एनटीए ने इसमें क्या किया, ये इमेज तो आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में, लेकिन ऑप्शन जो है वो उन्होंने बहुत चालाकी से किया कि ए और बी दोनों को उन्होंने सेम कर दिया। ये दोनों फिगर जो है वो पेरीगाइनस फ्लावर के ही हैं, तो जिसमें आप दोनों ऑप्शन पेरीगाइनस होंगे वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए एपिगाइनस गलत है, ऑप्शन 2 हाइपोगाइनस ये गलत है, ऑप्शन 3 ए पेरीगाइनस है, बी एपिगाइनस है ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर राइट आंसर। दोनों जो है वो पेरीगाइनस के इमेज है। एक और क्वेश्चन इकोलॉजी से, लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज वाज रिलीज्ड बाय, ये रेड डेटा लिस्ट में जारी होता है और जारी होता है ये IUCN के द्वारा। सो डी विल बी अवर राइट आंसर। यार ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है। यस सर। तो कहीं ऐसा तो नहीं एनटीए वालों को ऐसा लग रहा है कि भाई बाकी ऐसे देख के ना लगे हमारे बच्चों को कि सर लोग कहीं पेपर वेपर तो नहीं ले लिए थे, और जितने भी हमारे मेजर टेस्ट के क्वेश्चंस हैं कम से कम 50, 60, 70% तक के कई क्वेश्चंस हमारे फंसे हुए हैं। सही बात, मतलब मेजर टेस्ट में हम लोगों ने जितना दिया है अभी तक का, ठीक है, 1/4, हाफ एंड फुल मेजर टेस्ट में ऐसा लग रहा है कि 60% से ज़्यादा क्वेश्चन तो हमारे टेस्ट सीरीज के हैं। बट ऐसा नहीं है, हम लोगों ने कोई लीक नहीं किया है ना, ऐसा नहीं सोचना है। बट हम प्रेडिक्शन होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और इस बार पिछला 5
साल से जो क्वेश्चन पैटर्न आ रहा है उस हिसाब से हम लोगों ने इस साल का मेजर टेस्ट को पूरा फ्रेम किया था। और कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि जो लास्ट के 4 मेजर टेस्ट में दिए हैं उठा के सीधा दे दिया गया। करीब करीब लास्ट के 4 जो मेजर टेस्ट है उसमें बॉटनी जूलॉजी को दोनों मिला दिया गया, तो 10 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली डेटा के साथ में है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं जो क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि जो पीस ऑफ डीएनए है, जो पीस ऑफ डीएनए है, ठीक है, कैरिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट, इसका मतलब क्या होता है कि भाई जो भी हम जीन, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मनचाहा हमारा जो जीन है जिसको हम लोग प्लाज्मिड में हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो जो प्लाज्मिड होगा वो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगा भैया, वो बैक्टीरिया में जब हम उसको डाल देंगे तो फिर ये क्या होगा, उसके साथ इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट होगा तो क्या होगा, वो उसका एक पार्ट हो गया तो क्या होगा, जब ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा तो प्लाज्मिड भी रेप्लिकेट करेगा, प्लाज्मिड रेप्लिकेट करेगा तो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी रेप्लिकेट करेगा। सिंपल बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है, जो भी एक कहानी लिखी हुई है, उसी को इन्होंने इतना लंबा चौड़ा दे दिया है, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे कि द पीस ऑफ डीएनए वुड बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ, भैया ये खुद से नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि जब प्लाज्मिड अगर मल्टीप्लाई होगा, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होगा, तब जाकर के मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो गलत हो गया, है ना। देन उसके बाद इसमें पूछा है, एक चीज ध्यान रखना हमेशा कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है, तो इसमें करेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट हो गया। इट में गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रेसिपिएंट। अभी मैंने आपको बताया कि वो जो जीनोम उसका जो डीएनए है बैक्टीरिया का, उसमें इंटीग्रेट हो गया है, तो ये तो सही हो गया हमारा सेकंड वाला। इट में मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद द होस्ट डीएनए। अब ये होस्ट डीएनए है, उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा और उसी के साथ में वो कैरी फॉरवर्ड होगा, जहाँ भी जाएगा बैक्टीरिया मल्टीप्लाई जितना होगा उसमें वो कल्चर होता जाएगा, तो ये भी हमारा सही लग रहा है। देन उसके बाद एलियन पीस ऑफ डीएनए इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। भाई ये तो इंटीग्रल हो गया उसका, वो तो हो गया उसके साथ में, होके चला गया, अब काहे का नहीं होगा, ऐसा बोल ही नहीं सकते, तो ये तो गलत हो गया। देन उसके बाद इट शोज एबिलिटी टू रेप्लिकेट। फिर से वही कहानी, शुरू में जो बोला कि इट मल्टीप्लाई इटसेल्फ, उसी को दूसरे तरीके से बोल दिया, इटसेल्फ रेप्लिकेट। भाई दोनों चीज़ें तो लगभग सेम ही है, वो अपने आप से रेप्लिकेट करे या मल्टीप्लाई करे, बात तो एक ही है। तो ये गलत है, तो ये भी गलत होगा, तो हमारा आंसर यहाँ पर बी और सी होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, मेंडल्स लॉ पे है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, Which one of the following can be explained on the basis of Mendel's law of dominance? अब देखो इसमें क्या है, कई बच्चे जो हैं बोले कि सर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत बता दिया गया है। कुछ गलत नहीं बताया गया है, एकदम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का अगर आप थ्योरी पढ़ोगे, सिंपल लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या क्या रूल्स हैं, है ना, किस में अप्लाई होता है, वो सीधा सीधा इसमें पूछा गया है। तो आपको क्या पूछ रहा है ये कि भैया आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर। अब पहले देख लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या देखा जाता है कि किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए 2 टाइप के जीन होते हैं, दैट इज एलील होते हैं। तो वो जो जीन या एलील हैं वो सेम पोजीशन पर होने चाहिए किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर ये ए है ना, तो ये ए हो सकता है, या फिर दूसरा और क्या कंडीशन हो सकती है, हम कंडीशंस देख लेते हैं। ये दोनों, अगर ये ऐसा भी हो सकता है ना, पेयर ऑफ जीन, और दूसरा ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर तो आप लॉ ऑफ डोमिनेंस को अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि डोमिनेंस होने के लिए एक जीन का डोमिनेंट होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये अपन कंडीशन देखेंगे। तो अब उसी चीज़ों को हम यहाँ देखेंगे कि आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर, ये क्या है, पेयर्ड फैक्टर है, पेयर्ड फैक्टर है, वन इज डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव। ये देखो यही वाला जो कंडीशन है, ये पहला वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी का है, ठीक है। देन उसके बाद ये तो सही हो गया। एलील्स डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन एंड बोथ द कैरेक्टर अपीयर एज सच इन F2 जनरेशन। भाई कोई भी एलील है वो तो बना ही इसलिए, एलील का मतलब क्या होता है, जीन का पेयर, और हर एक जीन पेयर अपने आप को एक्सप्रेस करता ही है अगर उसमें डोमिनेंसी है तो, है ना। रेसेसिव भी है तो कुछ ना कुछ तो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, लेकिन जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में होता है तो जो रेसेसिव होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, जो डोमिनेंट होता है वही एक्सप्रेस करता है, तो F1 में वो करेगा। तो ये तो गलत हो गया कि भैया वो F2 में बस करेगा, ठीक। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि
फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट, ये मैंने बताया कि हमेशा पेयर्स में होगा, जीन का पेयर या एलील। देन उसके बाद ये भी सही हो गया। देन उसके बाद अगर हम देखेंगे डी वाला जो स्टेटमेंट है, द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, हम जो जीन समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये जीन ए है, जो जीन ए है, मेंडल ने उसको जीन नहीं बोला क्योंकि जीन टर्म मेंडल के डेथ के काफ़ी साल बाद दिया गया था, 1900 के आसपास में आपको जीन टर्म दिया गया है। तो जीन को मेंडल ने फैक्टर बोला, फैक्टर मतलब जीन, ठीक है, कोई एक फैक्टर है। तो ये तो बात सही है, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कौन करता है, जीन, और जीन का मतलब क्या है, फैक्टर ही तो है। देन उसके बाद expression of only one of the parental character is found in a monohybrid cross, one of the पेरेंटल कैरेक्टर। भाई जैसे अगर हम कैपिटल टी और ये ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, जैसे ये रेसेसिव है, इन दोनों में से कोई एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, डोमिनेंट होगा या रेसेसिव होगा। अगर रेसेसिव है तो डोमिनेंट नहीं होगा, और अगर एक भी डोमिनेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो ये भी सही हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, बी को छोड़ के बाकी सब सही। देन बाकी आकाश सर आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सर। Again, NCERT line, inhibition of succinic dehydrogenase enzyme by malonate is a classical example of competitive inhibition। इसका ऑप्शन होगा competitive inhibition। ये बच्चों डायरेक्ट NCERT का लाइन इन्होंने यहाँ पे दे दिया है। वापस से अगर हम देखें, formation of interfascicular cambium from fully developed parenchyma is an example for, ये भी NCERT की लाइन है। अगर आपने सही तरीके से पढ़ा होगा, ऑप्शन जाएगा इसका 3, डी डिफरेंशिएशन। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग, ये भी NCERT की लाइन है। मेटाफेज इसका सही ऑप्शन होगा, मेटाफेज। देन कमिंग टू ट्रॉपिकल रीजन शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस बिकॉज, अब ये सेंटेंस वाला क्वेश्चन है बच्चों। अब देखते हैं हमने कि ये कहाँ से आएगा। सो दिस विल, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये भी NCERT के लाइन्स हैं। Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification। ये सही बात है, बहुत साल तक के जो है ये अनडिस्टर्ब रहा था, इस कारण स्पीशीज जो है वहां पर आती गई और डाइवर्सिफिकेशन स्पीशीज का होता गया। ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स आर मोर सीजनल, ये गलत लाइन है, ये गलत स्टेटमेंट है बेटा। मोर नहीं होता, लेस सीजनल होता है। यहाँ पर मौसम के जो बदलाव नजर आते हैं वो उतने ज्यादा नहीं होते, जैसा मौसम चले आ रहा है वैसा ही मौसम वहां पे रहता है। देन मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, दिस इज ट्रू। इक्वेटर के जस्ट ऊपर आता है ट्रॉपिक्स, तो आपको मालूम होगा कि सन की जो सनरेज है वो डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है, उससे फिर थोड़ा ज्यादा मिलती है, थोड़ा कम मिलती है ट्रॉपिक्स पर। तो मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन ट्रॉपिक्स, ये सही बात है। फिर आता है कांस्टेंट एनवायरनमेंट्स प्रोमोट निके स्पेशलाइजेशन, तो ये भी सही बात है। कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहेगा तो लोग वहां पर आके सेटलमेंट करना चाहेंगे, वहां पर रहना चाहेंगे। जहां पर मौसम का बहुत ज्यादा बदलाव होगा, एनवायरनमेंट जहां पर चेंज होता रहेगा, वहां पर कोई जाना पसंद नहीं करेगा। लास्ट ऑप्शन, ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ये सही बात है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर कांस्टेंट, जैसे हम यहाँ से जाते हैं मुंबई जाने पर अपने को पता है कि अपने को ह्यूमिडिटी मिलने ही वाली है, बिकॉज इट इज लोकेटेड जस्ट बिसाइड सी। तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, ये हमारा सही स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा A, C, D एंड E ओनली। ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर करेक्ट आंसर। Now coming to next question, that is given below are two statements. Statement number 1, chromosome become gradually visible under light microscope during लेप्टोटीन stage। अब आपको मालूम होगा बेटा, ये लेप्टोटीन और डिप्लोटीन स्टेज जो है वो प्रोफेज 1 के स्टेजेस हैं। प्रोफेज 1 के स्टेजेस है। लेप्टोटीन जो होता है प्रोफेज 1 का पहला स्टेज होता है। तो
क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल, सही बात है, हल्का सा लाइट माइक्रोस्कोप में ये धीरे से ग्रेजुअली नजर आने लगते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 इज ट्रू, ये सही स्टेटमेंट है। द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, सही बात है। पैकेटिन स्टेज में जब इसका फॉर्मेशन होता है साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स का, तो फिर नेक्स्ट स्टेज जब आपका डिप्लोटीन आएगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो होगा वहां पर डिसोल्यूट होना चालू होता है, खत्म होना चालू होता है। फिर लास्ट स्टेज आपको मालूम होता है डाइकाइनेसिस होता है। तो यहाँ पर जो है इसका पहचान जो ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 भी आपका सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सिंपल सा है, मैच करना है लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब जनरली बच्चों को क्या रहता है कि फंक्शंस याद नहीं होते, सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शंस जनरली बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन कर जाते हैं। लेकिन सेंट्रियोल जो है आपको मालूम है उसका अरेंजमेंट कार्टविल पैटर्न पे होता है। सेंट्रियोल का जो अरेंजमेंट होता है वो कार्टविल उसमें होता है, 9+2 9+0 ये फॉर्मेशन जो होता है उसके फॉर्म में रहेगा। सो सेंट्रियोल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्टविल, बी का हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अब एक बार करके देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 में ये हो रहा है, मतलब आपका 2 ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं किसी एक का फंक्शन। सो वी नो दैट ल्यूकोप्लास्ट आप देख सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन ये होता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखने में मदद करता है। तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब चेक कर लेते हैं सी का 4, ऑप्शन ए में सी का 4 है, ऑप्शन 4 में सी का 3 है, तो ये गलत बात है। न्यूक्लियोलस, फिर आपका साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस हो जाएगा 3 एंड दिस विल बी 2। सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑड वन से आप एलिमिनेट करके एलिमिनेशन मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। सर ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, बुलीफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये तो मोनोकॉट्स में प्रेजेंट रहता है और लीव्स के इनवर्ड रोलिंग में काम करता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट्स। देन आएगा सर आपका 131, क्वेश्चन नंबर 131 इज पिंक कलर स्नैपड्रैगन was crossed with रेड कलर। एक पिंक कलर स्नैपड्रैगन was crossed with रेड कलर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट, व्हाट टाइप ऑफ फिनोटाइप्स आर एक्सपेक्टेड इन द प्रोजेनी। तो हम ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का क्वेश्चन है सर, इसमें हम लिख लेते पिंक कलर फ्लावर RR, और स्नैपड्रैगन प्लांट में रेड कलर जो होता है वो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, तो इसको हम क्रॉस करते हैं रेड से। जब हम इसका क्रॉस लगाएंगे सर तो हमको दो पार्ट्स के ही दिखाई देंगे, एक कैपिटल R, एक कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R एंड कैपिटल R स्मॉल r। तो इसका आंसर हो जाएगा रेड कलर्ड एंड पिंक कलर्ड फ्लावर्स ओनली। ये जो होते हैं RR जो होगा ये पिंक कलर का दिखाई देगा, RR जो है वो रेड कलर के फ्लावर्स बनेंगे। तो इसमें हो जाएगा 2 रेड कलर 2 पिंक कलर, ओनली रेड कलर फ्लावर गलत है, रेड कलर्ड एज वेल एज पिंक कलर्ड फ्लावर प्लांट्स ये हमारा सही हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर। कई बच्चे इसमें ये पूछ रहे थे कि सर ये क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गया, है ना। जनरली हम लोग स्नैपड्रैगन का क्या पढ़े थे कि रेड को हम क्या करते हैं, व्हाइट से क्रॉस करते हैं। तो भाई वहाँ पर जब रेड को व्हाइट से जब हम क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो सर हम ये वाला पढ़े थे। लेकिन भाई इसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, पिंक आता है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या किया है, जो F1 स्टेज है
उसको क्रॉस करा दिया, क्रॉस करा दिया है डोमिनेंट वाले से, दैट इज रेड वाले से। तो पिंक वाले को इन्होंने क्या कर दिया, सेम जैसे आपने बताया, इसको डोमिनेंट वाले से क्रॉस कर दिया है। तो हमको थोड़ा सा, कई बच्चे लोग बोले कि सर ये हमसे नहीं बन पाया यार, हम लोग थोड़ा सोच नहीं पाए। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार, आपको जो पता है पहले उस प्रोसेस को तो फॉलो करो, उसके बाद बात की बात है बनता है कि नहीं बनता है। तो अगर ये वाला प्रोसेस फॉलो करते तो आपको समझ आ जाता है कि भाई ये पिंक आ रहा है, फिर पिंक जो रहता है उसको क्रॉस कर दिया। अब नहीं भी समझ आ रहा तो आपको ये ध्यान रखना है स्नैपड्रैगन प्लांट किसका एग्जाम्पल होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। बस सिंपल कंप्लीट अपने को मालूम होना चाहिए कि रेड इज डोमिनेंट, व्हाइट इज रेसेसिव, और उसका डबल आर लेंगे, और पिंक वाला जो रहेगा उसका हेटेरोजाइगस लेंगे आप। ठीक है, फिर आगे देखेंगे इस पे, बट कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करा चुके हैं अपने टेस्ट सीरीज में। चलिए फिर से एक जेनेटिक्स का क्वेश्चन। A transcription unit in DNA is defined primarily by the 3 regions in a DNA, and these are with respect to upstream and downstream end. सर अब ये तो हम जब पढ़ाते हैं बच्चों को तो इस फिगर को इतना याद कराते हैं, और हर जगह हम जो है वो सिर्फ 3 चीज़ों के नाम बोलते हैं। वो तीनों चीज़ें जो होते हैं वो मात्र आपको एक ऑप्शन में दिखाई देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 में प्रमोटर साइट होता है, स्ट्रक्चरल जीन स्ट्रक्चर बनता है, और एक टर्मिनेटर साइट होता है। सो दिस विल बी अवर राइट आंसर। अब यहाँ जो क्वेश्चन बताया गया है ये बहुत ही सिंपल है, मतलब ये इतने बार करा दिया गया है हमारे टेस्ट में कि बच्चों को तो ऐसा लग रहा है कि सर ये क्या क्वेश्चन दे रहे हैं। बच्चे लोग तो बोल रहे थे कि सर हम बोर हो गए बायो का बना के, इतना सिंपल इतना इजी, ऐसे लग रहा था कि हम लोग क्वेश्चन पेपर को वापस रिपीट कर रहे हैं टेस्ट का, है ना, इसका हमारे कोचिंग का। तो यहाँ पर क्या बोला है कि ब्लैक सीड कलर का दिया हुआ है, डोमिनेंट है किसके मुकाबले, व्हाइट सीड के मुकाबले। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट, मतलब हमको नहीं मालूम कि ये जो ब्लैक सीड प्लांट है इसका मुझे जीनोटाइप बताना है। तो भाई किसी का भी जीनोटाइप कौन से प्रोसेस से निकाला जाता है, कौन सा वो प्रोसेस है, कौन सा क्रॉस है जिससे कि हम किसी का जीनोटाइप बता सकते हैं, है ना, सिंपल टेस्ट क्रॉस, सिंपल इसका है टेस्ट क्रॉस। तो ये टेस्ट क्रॉस का क्वेश्चन है। हम लोगों ने टेस्ट क्रॉस के इतने क्वेश्चन दिए हैं कि बच्चे लोगों को तो रात के अंधेरे में, अगर नींद में भी अगर हम पूछें कि बेटा टेस्ट क्रॉस क्या होता है तो भी बता देंगे, जीनोटाइप निकालने के लिए होता है। कैसे, जो भी दिया हुआ है प्लांट उसको रेसेसिव जीनोटाइप से क्रॉस कर दो। तो रेसेसिव जीनोटाइप यहाँ पर ये है ना। अब यहाँ पर बोला गया भैया ये ऐसा है, ठीक, तो अब बचा क्या है, रेसेसिव जीनोटाइप से क्रॉस कर दो, बस वही तो आंसर है यहाँ पर। सेकंड कौन सा जीनोटाइप आएगा भैया, बी। खत्म। देन आगे देखेंगे सर ये भी एनसीईआरटी के लाइंस में बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि सर डार्क रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायरमेंट होगी। तो अब मालूम होना चाहिए डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि उसके लिए डार्कनेस जरूरी है। इसका मतलब ये है कि वो लाइट प्रेजेंट वहां पर नहीं होना चाहिए, और लाइट नहीं है तो क्लोरोफिल के भी उतना काम नहीं, क्योंकि क्लोरोफिल का काम क्या होता है, सनलाइट को ट्रैप करने का। तो डार्क रिएक्शंस के लिए सर लाइट और क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती हमारे पास। उसको कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, एटीपी लगेगा, और NADPH इसकी रिक्वायरमेंट होगी। सो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3 C, D and E जो है वो सही हो जाएगा। यार ये क्वेश्चन तो मत बोलो यार, ये तो ऐसा लग रहा है ना कि बस टेस्ट पेपर का एकदम छाप दिए हैं। सही बात है सर। जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का जो एकदम सिंपल जो बेसिक लाइंस है, एक जो टर्मिनोलॉजीज है, क्या टर्मिनोलॉजीज है, एलील क्या होता है, प्लॉइडी क्या होता है, बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, मतलब ये चीज़ें इतना सिंपल तरीके से हमारे जो भी नोट्स हैं एनसीईआरटी है, इवन हमने क्वेश्चंस में, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि चारों ऐसे ही अरेंज किया था, बट हम लोगों ने जैसे बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और एलील जनरली इसका हम लोगों ने किया था, और प्लॉइडी जो रहता है, यू प्लॉइडी, NU प्लॉइडी, है ना, इसका भी हम लोगों ने अलग
अलग अलग ऐसा सारा डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ था। तो ये तो बहुत सिंपल है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि व्हाट इज एलीन, इट इज अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। जीन का अल्टरनेट फॉर्म होता है, पेड जीन को हम क्या बोलते हैं, एलीन बोलते हैं। तो भैया ये तो इधर आ गया, A3। अब देखो इसमें A3 कौन है, यही है, खत्म, आगे सोचना ही नहीं है भैया इससे ज्यादा। सर मैंने बताया सर आपको कि इतना सरल सा तरीका से मैच लिस्ट किया ये कि छोटे बच्चे जिन्होंने जो बेसिक मैच द फॉलोइंग होता है वैसा कुछ लग रहा है, तो लग नहीं रहा कि एनटीए नीट के एग्जाम के लिए बच्चों को तैयारी लग रहा है कि 5 सेकंड में अगर आप बना सकते हो तो बना लो। मतलब आप बायो में, मतलब एग्जामिनर ये आपको चैलेंज दे रहा है कि बेटा तू 360 ला ले जा, मतलब अगर आप बेसिक पढ़े हो तो 360 ला ले जा, मतलब 360 नहीं 340 ला ले, मतलब ऐसा है। चलो 2-4 क्वेश्चन आप छोड़ भी दो तो अब इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है ना, सीधी सी बात है, अब आगे बढ़ना है इसमें। आगे का बताएंगे सर आप। सर फिर से वही मेरा अब तो ऐसा हो गया, तकिया कलाम बोल देना चाहिए सर कि बॉटनी जूलॉजी का पेपर चल रहा है और हम नीट की लाइन जो है वो रिवाइज कर रहे हैं। द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है एनसीईआरटी ने लिखा है स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ऑप्शन जो है लीनियर एंड डबल स्ट्रैंडेड गलत हो जाएगा, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, स्मॉल इन्होंने इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आप देखिए स्मॉल होता है, सर्कुलर होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। एनसीईआरटी की लाइन है, क्लोरोप्लास्ट टॉपिक में आप देखेंगे तो उसमें दिख जाएगा आपको सेल ऑर्गेनल्स में सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड विल बी अ राइट आंसर। नेक्स्ट है लिस्ट 1 लिस्ट 2, रॉबर्ट में पूछा हुआ है, ये इकोलॉजी का क्वेश्चन है। इकोलॉजी के सारे को इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम जो है उसमें दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। रॉबर्ट में ना इन्होंने ना स्पीशीज के बारे में बताया था, स्पीशीज ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी 7 मिलियन, तो A का 3 हो जाएगा आपका। दूसरा जनरली बच्चे सुनते हैं कि इनको पॉल एरलिख को रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस दिया था इन्होंने, C का हो जाएगा 4। बाकी ऑप्शन अपन चेक करते हैं, अगर इससे सही आंसर लग जाए हमारा तो सर आउट वन एलिमिनेट से A का 3 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 और 4 में A का 3 है, C का 4 होना चाहिए पॉल एरलिख, तो ऑप्शन नंबर 2 ये सही ऑप्शन हो जाएगा। सर 2 साइंटिस्ट के नाम मैंने देखे, चेक किए और उसी से आंसर मेरा सही लग गया। यार अगर हम थोड़ा सा भी बेसिक पढ़े हुए हैं इसका मतलब हमारा बायो में आराम से मार्क्स आ जाएगा। श्योर। अब इसमें भी हम ट्राई करते हैं इसी तरीके से किसी एक ऑप्शन को चेक करते हुए। सर जनरली हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ट्विस्टेड, पेरिगैनस, ड्रूप, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ये सब हम तो बताते हैं, एनसीईआरटी में एग्जांपल्स भी लिखे हुए इनके, लेकिन जनरली जब हम पढ़ाते हैं तो बताते हैं मैंगो एक ड्रूप टाइप का फ्रूट है, मैंगो को जो फ्रूट है वो ड्रूप टाइप का है। सो डी का ऑप्शन 3 होना चाहिए, डी का ऑप्शन 3, A2, B4, C1 एंड D3। सिर्फ एक ऑप्शन को देखकर ही मैंने सही आंसर इसका बता दिया, मैंगो जो होता है वो ड्रूप होता है। ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। ई कोलाई मतलब प्रोकैरियोटिक हो गया, प्रोकैरियोट में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो रिएक्शन कैटालाइज करता है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन 1 में डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, 2 में डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये आंसर ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा, थर्ड भी सही है, फोर्थ द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अब हम देख लेते हैं इनका जो डायरेक्शन है। अब हमको मालूम है प्रोकैरियोट में सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में करता है, सिंगल डायरेक्शन में करता है, वो भी डायरेक्शन होता है 5' to 3'। सो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइजेस पॉलीमरेशन इन वन डायरेक्शन, 3' 5' दिया हुआ, ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2 तो पहले से गलत है, डीएनए डिपेंडेंट 5' एज वेल एज 3' to 5', ये भी गलत होगा, नहीं सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, दैट इज 5' to 3' डायरेक्शन। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर राइट आंसर। कमिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फिगर आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी का फिगर है ये।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और ये ऑप्शन जो है विंड पॉलिनेटेड प्लांट इन्फ्लोरेसेंस शोइंग फ्लावर्स विथ वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नाउ ये लिस्ट करने बोल रहा है कि कौन सा साइकिल, कौन सा प्रोसेस जो होता है वो किसके अंदर हो रहा है। सो सिट्रिक एसिड साइकिल जो होता है वो आपका होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में A का 2। हम सबको पता है ग्लाइकोलाइसिस होता है साइटोप्लाज्म में, दैट इज ऑप्शन नंबर A और 1 बोल सकते हैं। अब इसमें से हम लोग आंसर करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। A का 2 एंड B का 1, A2 एंड B1 ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ये भी बहुत सरल सा क्वेश्चन बेटा, ये आंसर सही बन जाएगा आपसे। ये क्वेश्चन तो सर मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपना जब रिवीजन क्लास हुआ था 3 आवर्स मैराथन क्लास, तो उसमें ये बताया ही था मैंने बच्चों को, और ये ऑप्शन में मुझे लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स ने सही करके आया होगा। 142 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट इन फियोफाइसी। इसमें पूछ रहा है, फियोफाइसी में पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको मालूम है फियोफाइसी जो होता है वो प्लांट किंगडम में आएगा, आपके एल्गे में आएगा। और ऑप्शन नंबर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, ये हो जाएगा हमारा सही। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली, नहीं ये गलत बात। सिर्फ oogamous से नहीं होता, आइसोगैमस एनाइसोगैमस से भी होता है। एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये लाइन। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच इज आइदर मैनिटोल और लेमिनेरिन, ये सही है। मेजर पिगमेंट्स फाउंड आर क्लोरोफिल ए, सी, केराटिन, ज़ेंथोफिल, ये भी सही है। वेजिटेटिव सेल्स हैव सेलुलोसिक वॉल्स कवर्ड बाय एल्गी एंड जिलेटिनस कोटिंग भी मेंशन्ड है, तो ये भी सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर चारों ऑप्शन सही है। सो इसका जवाब हो जाएगा थर्ड सर, ए, सी एंड डी ओनली। ये बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन आया होगा उनको कि एनपीपी और जीपीपी से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन इसमें दिया हुआ है 100x। अब हमको मालूम है कि रेस्पिरेटरी लॉस भी इसमें होता है और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे पूछा हुआ है। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ होगा, उनको लगा होगा कि x इसका सही आंसर हो जाएगा, बट आंसर शुड बी 3, दैट इज 10x सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं मैच लिस्ट विथ मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो GLUT4 जो होता है वो होता है आपका ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, नाम में ही दिया हुआ है, एनिमल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स, GLUT4। ऑप्शन बी इंसुलिन, आप सभी को मालूम है एक हार्मोन होता है, पेंक्रियास के द्वारा सीक्रेट होता है। तो ऑप्शन बी का 1, ए का 4। अगर ऐसा कोई ऑप्शन अपने को दिख रहा है तो हम उस पर सही लगा देंगे। ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही हो जाएगा। Identify the step in tricarboxylic acid cycle which does not involve oxidation of substrate। तो मैलिक एसिड से ऑक्सैलोएसिटिक होता है तो होता है ऑक्सीडेशन, सक्सिनिक एसिड से मैलिक एसिड में ट्रांसफर होता है तो भी होता है, सक्सिनाइल कोएंजाइम और सक्सिनाइल एसिड में जब कन्वर्ट होता है तब नहीं होता। तो थर्ड ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर राइट आंसर। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट 1 एंड 2। इन C3 प्लांट सम O2 बाइंड्स टू रिबिस्को, हेंस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड। C4 में मेसोफिल सेल्स शो वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन व्हाइल बंडल शीट सेल्स डू नॉट शो फोटो रेस्पिरेशन। सो ये जो है स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो कार्बन फिक्सेशन कम कर देता है, बोल रहा है ये सही है। मेसोफिल सेल्स शो वेरी लेस फोटो रेस्पिरेशन व्हाइल बंडल सेल्स डू नॉट शो नहीं होगा, ये गलत बात है। ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 2 गलत है। Both statement 1 and 2 are false. Statement 1 is true but 2 is false. थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा।
ये सर अगेन एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, तो हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए चलते हैं। मोनोएडल्फस, सॉरी ऑप्शन देख लेते हैं। मोनोएडल्फस है, डायडल्फस, पॉलीडल्फस, एपिडल्फस, एपीफाइलस सॉरी। तो मोनोडल्फस चाइना रोज में होता है, ए का 4 हो जाएगा। डायडल्फस जो होता है वो आपको पी में दिखाई देगा। पॉलीडल्फस कंडीशन जो है ऑप्शन नंबर ए सिट्रस में दिखाई देगा, और एपीफाइलस कंडीशन जो है वो लिली में होता है। सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी अवर राइट आंसर। फिर से जेनेटिक्स का क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। फेडरिक ग्रिफिथ, इन्होंने तो आप सबको मालूम है ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ था। फ्रैंकवाइज जैकब एंड जेक मोनार्ड होना चाहिए वहां पर। बी का 4 लैग एप्रॉन दिया था उन्होंने। फ्रैंकवाइज जैकब एंड जैक मोनार्ड ने लैग एप्रॉन दिया था। तो ए का 3, बी का 4, A3 एंड B4। ऑप्शन नंबर 2, 2 ऑप्शन से ये आंसर सही हो जा रहा है सर। ज्यादा पढ़ना ही नहीं है आगे। Which of the following are fused in somatic hybridization involving 2 varieties of plants? ये दिया हुआ एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से, इसमें प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन होगा। प्रोटोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर 3 विल बी अवर करेक्ट आंसर। Spraying sugar cane crop with which of the following plant growth regulators increases the length of stem, thus increasing the yield? सर ये हम अपने बच्चों को ट्रिक से पढ़ाते हैं, और इसमें बताते हैं कि जिब्रेलिन को आप लिख सकते हैं, जिब्रेलिन को आप GBR गब्बर करके लिख सकते हैं। और मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ सर कि जी से हो जाएगा गोभी, गन्ना, गन्ना मतलब शुगर केन। तो हमारा सवाल इसमें लग जाएगा, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट रेगुलेटर्स इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड। तो जिब्रेलिन है ऑप्शन। ये निमोनिक या ट्रिक से भी आप जैसे बोले उस तरीके से याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब आगे आते हुए नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं बेटा हम लोग। वन 151 का देखेंगे। इसमें पूछ रहा है कि पाथवे ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। ये मैंने कम से कम जब से चालू किया है इस चैप्टर को, जब मैंने चालू किया था क्लासेस में, कम से कम 7 से 8 बार मैंने ये सेम चीज़ को डायग्राम के थ्रू, चाहे ऐसा फ्लोचार्ट के थ्रू, चाहे ये वर्ड्स के थ्रू, कम से कम 7-8 बार दे दिया है। मतलब इतना हो गया था कि बच्चे लोग देखते ही खट से लगा दिए। मतलब 10 सेकंड के 5 सेकंड नहीं लगा होगा, बट फिर भी मैंने हमेशा बोला है बच्चों को, चाहे कितना भी लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कितना भी ईजी क्वेश्चन रहे, भाई नंबर तो आपको सेम मिलने वाले, कठिन हो चाहे इजी हो, नंबर आपको सेम मिलेगा। तो आपको रुक के करना है, भले 4 सेकंड ज़्यादा लो, इजी हो या हार्ड हो, है ना। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना है बायो में स्पेशली। तो अब यहाँ पर बोला कि पाथवे के एक्शन पोटेंशियल का, भाई एक्शन जो पोटेंशियल होता है स्टार्ट कहाँ से होता है, ऐसे नोड से होता है। फिर उसके बाद कहाँ जाता है, AB नोड में जाता है। देन उसके बाद कहाँ जाता है, AB बंडल में जाता है। AB बंडल से फिर कहाँ जाएगा, फिर बंडल ऑफ हिस में जाएगा। देन उसके बाद परकिंजे फाइबर में जाएगा। ये सिंपल पाथवे है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हो, जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज E ऐसे नोड, देन उसके बाद C AB नोड, देन उसके बाद AB बंडल, देन उसके बाद D बंडल ऑफ हिस दैट इज बंडल ब्रांचेस, इसको हम बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। देन उसके बाद परकिंजे फाइबर। परकिंजे फाइबर से कहाँ जाता है, तो मसल्स में, कार्डियक मसल्स में जाता है, ताकि वहां पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल हो सके। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देन उसके बाद बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच A pair of joint filament structure called anal cerci are present। भाई एनल सरसाई की क्वेश्चन तो बाप रे मैंने कितने बार बोला है। एनल सरसाई, एनल स्टाइल, ये 2 चीज़ें हैं। मैं बच्चों को हमेशा ही बोलता हूँ, बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये तब से आ रहा है जब आप पैदा नहीं हुए थे। मतलब हम लोग जब नीट की तैयारी करते थे, प्री मेडिकल एग्जाम की तैयारी करते थे, तब से ये क्वेश्चन आ रहा है, एनल सरसाई, एनल स्टाइल। ये 2 क्वेश्चन एकदम कॉमन है। तो मैंने एकदम डायरेक्टली बोल के रखा था, ये 2 चीज़ तो भूलना ही नहीं। भले आपको नींद में पूछा जाए एनल स्टाइल क्या, एनल सरसाई क्या,
क्या है, एकदम सिंपल सा है। एनल सरसाई जो रहेगा वो आपको कहाँ मिलेगा भैया, 10th सेगमेंट में, 10th एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ कॉकरोच। देन उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारा आ गया हमारा एवोल्यूशन का क्वेश्चन। तो एवोल्यूशन का जो क्वेश्चन है उसमें ये तो भैया इतना सिंपल है, वहाँ पर मतलब इतना सिंपल है कि ये तो डायरेक्ट एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है। अब इसको मैं ऐसा बोलना गलत हो जाएगा कि मैं अपने टेस्ट पेपर में इसको कम से कम 6-7 बार दे चुका हूँ अभी तक के। और क्यों? क्योंकि ये इतना ईजी है, ये पिछले 10 साल में आपको कई बार देखने को मिला हुआ है ना, प्रीवियस ईयर में भी आपको देखने को मिलता है। तो पेंगुइन का फ्लिपर और डॉल्फिन जो रहता है एग्जाम्पल ऑफ कौन सा टाइप का है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, दो अलग अलग टाइप के स्पीशीज जब एक ही जैसा एडेप्टेशन लेते हैं और कोई एक फंक्शन करते हैं, मतलब जो भी अलग अलग स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर अलग अलग है बट उनका फंक्शन एक जैसा होता है, दैट इज स्विमिंग। दोनों का काम क्या है, स्विमिंग है। तो ये हमारा किसमें आ जाता है, कन्वर्जेंट, ऐसे कन्वर्ज हो रहा है किसी एक फंक्शन के लिए, है ना। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो रहता है वो होमोलोगस में आता है कि एनालोगस में आता है। तो भाई किसमें आता होगा, एनालोगस में आता है। अगर इसके बदले यहाँ पर बोलता है कि किस टाइप का ऑर्गन है ये, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, वो किस टाइप का ऑर्गन है, तो एनालोगस ऑर्गन है। ये भी आ सकता था, है ना, दोनों में से कोई भी दे। देन उसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ये तो इतना सिंपल है, मतलब फैलोपियन ट्यूब, अरे भाई फैलोपियन ट्यूब क्या, फैलोपियन ट्यूब जो है, अब हम जानते हैं कि फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो उसमें सबसे पहला इन्फेंटिबुलम हो गया, देन एम्पुला हो गया, ये हो गया हमारा इन्फेंटिबुलम, ये हो गया हमारा फिम्ब्री, देन ये हो गया हमारा एम्पुला, और ये हो गया हमारा इस्थमस। तो इस्थमस तक का जो पार्ट होता है ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ओविडक्ट का पार्ट है, दैट इज फैलोपियन ट्यूब का। और ये हमारा फंडस है क्या, यूट्रस का। ये तो यूट्रस का फंडस है, ये बॉडी है ये, है ना। तो ये सर्विक्स वाला हिस्सा है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर हमारा क्या चला जाएगा, यूट्राइन फंडस। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा ह्यूमन इवोल्यूशन से रिलेटेड। ह्यूमन इवोल्यूशन ये मैंने अपने नोट्स में भी दिया हुआ है, डायरेक्ट ऐसा एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म में है इवोल्यूशन का, बट मैंने अपने नोट्स में भी थोड़ा सा इसको दे दिया था कि भाई ऐसे ऐसे एक आपको मालूम होना चाहिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, है ना, उसके बाद में रामापिथिकस, केनियोपिथिकस, ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे नहीं भी समझ आता है, कई बच्चे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज हुए थे, क्यों, क्योंकि निएंडरथल के बाद ही होमो सेपियन आता है, ये सबको पता है। बट कन्फ्यूजन कहाँ हुआ, ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखिए बेटा, तो सबसे पहले ए आएगा, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस के बाद क्या आएगा, होमो इरेक्टस, है ना। होमो हैबिलिस के बाद होमो इरेक्टस, देन उसके बाद निएंडरथालेंसिस, देन उसके बाद होमो सेपियन। तो हमारा आंसर जो रहता है ये 4th है। ये डायरेक्टली ऑप्शंस भी बहुत सरल दिए हुए हैं सर। ये पहले ही ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, है ना, एक ही पहला है। तो अब इसमें ऐसा है कि डायरेक्ट एंसेस्ट्री लाइन है, मतलब सिंपल बेसिक है कि ह्यूमन एंसेस्ट्री लाइन क्या है वो आपको याद करना है, बना देना है, खत्म। नेक्स्ट आएंगे अपन क्वेश्चन में सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा है। अभी हम पिछले साल का अगर देखें क्वेश्चन, तो उसमें भी ऐसे ही लगभग स्टेरॉयड हार्मोन का ही क्वेश्चन आया था। उसमें सेक्स हार्मोन का आया था और एक फिरोमोन आया था, है ना, जो इंसेक्ट्स में पाए जाते हैं, वो भी सेक्स हार्मोन होता है इसका, इंसेक्ट का। तो यहाँ पर सिंपल सा दिया हुआ है भाई, स्टेरॉयड हार्मोन क्या होता है, जितने भी सेक्स हार्मोन होते हैं सब स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब क्या होता है, स्टेरॉयड हार्मोन होता है। और जो एड्रिनल हार्मोन होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स का हार्मोन होता है, वो भी स्टेरॉयड हार्मोन होता है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हो गया, एक टेस्टोस्टेरोन हो गया, दैट इज सेक्स हार्मोन, और ये कॉर्टिसोल जो रहता है ना, दैट इज एड्रिनल हार्मोन। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, ग्लूकेगॉन, दैट इज आंसर 4 इज करेक्ट आंसर। ये हमारा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है, बाकी सब है। देन उसके बाद ये भी बहुत इजी है, ये बहुत इजी है। अब इसमें अगर आप एक दो चीज़ें देखोगे तो ऐसी आंसर बन जाएगा। तो अगर आप अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन दिए, डायरेक्ट लाइन दिया हुआ है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी, एडीए डेफिशिएंसी हो गया। हाँ, उसके बाद जो बच्चे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, क्राई 1AB, क्राई 1AC का कौन बोरर है कि कॉटन बॉल वॉर्म है, कोई बात नहीं, एक बार जब भी ऐसे नहीं समझ आया तो ऑप्शन देख लो। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन किसके लिए होगा, ये एम्फाइसीमा के लिए होगा। मतलब A का 3 हो गया और उसके बाद हमारा D का क्या हो गया, 2 हो गया। तो देखते हैं भैया, A का 3 और D का 2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 है सर।
ए का 3 और डी का 2। ऑप्शन नंबर 3 सर। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि कई लोग क्या है ना बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्रायो 1AB क्रायो 1AC में थोड़ा सा क्या होता है ना कंफ्यूजन आता है, कौन बोरर कौन सा है, कॉटन बॉल फॉर्म। वैसे आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो, बट यहाँ पर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ कैसे करना है। तो अपन देख लेते हैं, ए का 3 डी का 2 कहाँ पर है। ए का 3 ये 2 जगह पर है ना। अब डी का 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। बस इसका मतलब आंसर 3 खत्म। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करना भैया, हमेशा ऑप्शन देखना है। नेक्स्ट देखेंगे सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। सेल डिवीजन का क्वेश्चन है सर, और ये क्लास 11 की एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। हम अपने बच्चों को पढ़ाते ही हैं कि सेल, मान लेते हैं अगर एक जीवन है तो सेल जो स्टार्ट होता है वो जीवन फेज से होता है, फिर आता है उसका सेल का डुप्लीकेशन, मतलब डुप्लीकेशन होता है। और डुप्लीकेशन अपने को मालूम है, रेप्लिकेशन जो होगा वो सिंथेसिस फेज में होगा। तो जीवन फेज जो है वो पहले होगा, फिर आता है G2 फेज, सिंथेसिस फेज, फिर आता है G2 फेज। तो चेक करते हैं ऑप्शन ई जिसमें फर्स्ट है 2 और 4 में सही है। ऑप्शन सी जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, ऑप्शन सी सेकंड नंबर पे ऑप्शन नंबर 4 में होता है। बाकी सारा चीज़ अपने को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अबे फिर से एक क्वेश्चन आ गया हमारा इवोल्यूशन का। आई थिंक ये तीसरा क्वेश्चन है ना। हार्डी विनबर्ग जो है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि जेनेटिक इक्विलिब्रियम को बोलता है। जेनेटिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि भाई कोई भी एक पॉपुलेशन है उसमें जो भी जीन्स हैं उसका जो जीन का जो भी काउंटिंग है, नंबर्स है या उसका जो पॉपुलेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। और ये भी पूछता है कि इसका कांस्टेंट जो है वो कैसे डिस्टर्ब हो सकता है, तो इसका जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे डिस्टर्ब हो सकता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कोई भी टाइप का जीन का इधर से उधर जाना, अगर 2 टाइप का पॉपुलेशन है, कोई भी जीन है यहाँ से इधर चला गया या इधर का इधर आ गया, जब इधर जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और इधर जब आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो मतलब जीन गया आया या डिलीट हो गया, किसी भी तरीके से अगर जीन में चेंजेस आता है ना, जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आता है तो वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करता है। हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो क्रॉसिंग ओवर होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है मतलब जीन्स जो है वो नॉर्मल इक्विलिब्रियम से अपने आप को डिस्टर्ब कर रहा है, कुल मिलाकर के एक से दूसरे जगह में जा रहा है। तो ये तो हमारा सही है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है बहुत कुछ जीन अचानक से एक से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। जीन माइग्रेशन का मतलब होता है कि धीरे धीरे जो जीन है एक पॉपुलेशन से वो दूसरे में धीरे धीरे जा रहे हैं, दैट इज जीन माइग्रेशन। तो है ना। कांस्टेंट जीन पूल, कांस्टेंट जीन पूल का मतलब ही होता है कि वो इक्विलिब्रियम में है या उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। तो भाई हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट नहीं कर रहा है, यही तो है जो अफेक्ट नहीं कर रहा है, बाकी सब तो अफेक्ट करेगा। कांस्टेंट है मतलब इक्विलिब्रियम में, सिंपल सी बात है। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट में है तो वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका म्यूटेशन है ना, म्यूटेशन से भी क्या होगा, जेनेटिक चेंजेस आएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, कांस्टेंट जीन पूल दिया हुआ है। अब इस पे आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पर कई बार जो बच्चे हैं, मैंने हमेशा उनको सिखाया है कि अगर आपको क्वेश्चन में, नीट में अगर कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा ऑप्शन मिलता है जो आपको नहीं पता है, तो हमेशा ध्यान रखना है जो पता है उस पे जाना है, जो नहीं पता है उसको शुरू में ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ जाना है कि भाई जो पता है उससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं क्या, ये आपको। तो ठीक वैसे ही टाइप का है। कई बच्चे ने बोला कि सर सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस के बारे में हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, जो पता है उसके बारे में जाना है। भाई माइस्थीनिया ग्रेविस पता है, हाँ ठीक है पता है। गाउट पता है, हाँ पता है ना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पता है। अब इसमें से माइस्थीनिया जो ग्रेविस होता है वो क्या है, माइस्थीनिया जो ग्रेविस है, ये पूछ रहा है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस जो है वो आपका ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कि नहीं है, ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है सर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है ना। अब इसमें ये पूछ रहे भाई रूमेटॉइड आर्थराइटिस है क्या। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। इसमें एंटीबॉडीज जो रहते हैं वो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारा ही एंटीबॉडी। देन गाउट जो रहता है वो तो यूरिक एसिड के कारण होता है। देन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी
मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या है? ये भी एक प्रकार का मस्कुलर डिसऑर्डर है ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आता है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आता है कि भाई ये हमारा जीन से रिलेटेड है। इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, नहीं भी पता है तो अगर आपके पास ऑप्शन अगर आ रहा है कि क्या क्या होना चाहिए, तो जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस होना चाहिए, है ना, और उसके बाद हमारा जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये हमारा होना चाहिए। लूपस जो एरिथमेटोसिस होता है ये भी होता है, लूपस एरिथमेटोसिस जो रहता है ये भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का एक एग्जांपल है। बट यहाँ पर जो ऑप्शन है कोई भी मैच नहीं करता है ना, और आपको सिंपल सा जो ऑप्शन जैसे बी दे रहा है, तो भाई बी है, ए है, डी है, तो डी तो हो नहीं सकता, ये जेनेटिक डिसऑर्डर में आ जाता है, ठीक है। सी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो नॉर्मल यूरिक एसिड का है ना, यहाँ पर भी सी दिया हुआ है, तो सी क्या है? ये भी यूरिक एसिड के कारण होता है, कोई ये हमारा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं है। तो ये ऑप्शन के कारण 3 ऑप्शन कट जा रहे हैं, इसके जो ऑप्शंस में जो दिया हुआ है उसी के कारण 3 ऑप्शन ऐसे कट जाते हैं, तो हमारा एक आंसर नहीं आता, दैट इज बी एंड ई ओनली। देन उसके बाद आगे देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का दूसरा क्वेश्चन है, दैट इज क्या मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब ये बहुत सिंपल है, इसको मैंने लास्ट के 4 जो मेजर टेस्ट थे उसी में से ये सेम लगभग सेम क्वेश्चन है, एक डेटा बस लिस्टमेनिया को छोड़ दे, लिस्टमेनिया बस नहीं था मेरे क्वेश्चन में, बाकी 3 मैंने ऑप्शन में मतलब 3 जो है मैच द फॉलोइंग में दिए हुए सर। देखा जाए तो सर इन्होंने रिलेट कर दिया एक्चुअली में, लेशमेनियासिस जो इन्होंने दे दिया अपना बायोलॉजिकल किंगडम क्लास 11 से, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्वेश्चन में वहाँ से दे दिया, या वहाँ से इसको रिलेट कर दिया इन्होंने। तो लेशमेनियासिस तो मैं आपको बता देता हूँ सर, होगा ऑप्शन प्रोटोजोआ। हाँ, ये प्रोटोजोआ होगा सर। प्रोटोजोआ। अब टाइफाइड है, सीधी सी बात है, बैक्टीरियल है ना, रिंग वॉर्म है वो फंगल है, फिलेरियासिस निमेटोड है, तो बचा क्या? लेशमेनिया को आप क्यों रिलेट नहीं भी आता है तो भी आपको बना लेना है, क्यों? ऑप्शन देख करके, तो इसका आंसर जो रहेगा वो सेकंड होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यार ये तो मैं क्या बताऊं, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो बोलते हैं कि सर हम लोगों ने तो एक क्वेश्चन को ठीक से देखा भी नहीं और आंसर टिक कर दिया। क्यों सर? इतने बार इसकी प्रैक्टिस हो चुकी थी कि हम लोग सोचे अब इसको क्या पढ़ना है, फिर भी आप बोले थे पढ़ लिया करो, तो हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ लिया 5-10 सेकेंड, है ना। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी का है, इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी क्या करूँगा आपको, है ना। इसका सीधा आपको ध्यान रखना है आंसर 1 ए का 2 एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो भी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, भाई इसमें आप मेरे को मैच करने की जरूरत ही नहीं, बहुत सिंपल चीज़ है ये। देन आगे बढ़ते हैं बेटा, क्योंकि ज़्यादा समय अपने को नहीं देना है, जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत है अपन वहाँ एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब ये तो भाई क्या बताएं, ये तो क्वेश्चन में इतने बार रिपीट किया हूँ। डाउन सिंड्रोम 21st ट्राइसोमी होती है सर 21st, हाँ एक क्रोमोसोम ज़्यादा होता है 21st वाला। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है? क्लाइनफेल्टर एक्स क्रोमोसोम है ना, क्लाइनफेल्टर में क्या होता है? XX-Y है ना, XX-Y। अब ये XX-Y जो है इसमें एक X ज़्यादा है, तो ये हमारा हो गया इसका। अब उसके बाद बचा क्या? ठीक है, A का 3 हो गया और हमारा D का 2 हो गया, तो A का 3 और D का 2। अरे भाई सोचना ही नहीं है कुछ, यहीं से बन गया, ज़्यादा भी आगे नहीं जाना है। ये देखो A का 3 एक ही ऑप्शन है और बाकी जगह तो है ही नहीं, इसमें क्या आगे बढ़ना अब, ठीक है। ये तो मतलब ऐसा है कि 5 सेकंड से भी कम समय में आपको क्वेश्चन बना लेना है, ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। इसमें एसर्शन रीजन दिया हुआ है FSX एक्ट्स ऑन ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल एंड लेडिक सेल्स इन मेल। भाई एकदम सिंपल है कि लेडिक सेल जो होता है इसको LH ही स्टिमुलेट करता है, क्यों करता है? टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए। तो ये तो वहीं पर गलत हो गया, एसर्शन गलत हो गया। अब यहाँ पर आपको आगे नहीं भी पढ़ना है तो भी बहुत आसान है, कैसे देखना है एसर्शन ए गलत कहाँ पर है। तो ये यहाँ पर दिखा है एसर्शन A and R are true, इसका मतलब A को ट्रू माना है, इसमें भी A को ट्रू माना है, इसमें भी A को ट्रू माना है। आगे नहीं भी समझ आया तो आंसर तो एक ही समझ आ रहा है, मतलब सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर A फॉल्स। सर ऐसा लग रहा है हम लोग ऑड वन आउट खेल रहे हैं। बस 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 ऐसा कर रहे हैं कि ऑप्शन को हमको एलिमिनेट कर देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और यहाँ पर ग्रोइंग और फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल, इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन। इंटरस्टिशियल सेल किसको बोलते हैं भाई? लेडिक सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, है ना। एंड्रोजन ह्यूमन मेल ह्यूमन बींग्स। देन उसके बाद आगे आएंगे हम लोग
ये तो सही है हमारा रीज़न वाला। देन आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ एनिमल किंगडम का, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें भी हम देखेंगे तो आसानी से बन जाएगा। रेडुला इज़ फेमस फॉर मोलस्का। मोलस्का में एकदम इम्पॉर्टेंट लाइन है रेडुला जो रहता है, ठीक है। देन उसके बाद एयर ब्लैडर जो रहता है हमारा ऑस्टेक्टिस में है, तो बी का 1 हो गया और डी का हमारा 3 हो गया। तो बी का 1 और डी का 3 कहाँ पर दिख रहा है भैया? ऑप्शन नंबर 2 सर। 2 बस खत्म है। कोई भी दो चीज़ पता है तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि प्लूरोब्रैंकिया का कई बार एग्जांपल याद नहीं रहता, स्टोमोकॉड कई बार बच्चों को याद नहीं रहता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको 1-2 ऑप्शन ऐसे दे रहा है और ऑप्शन ऐसे क्रिएट कर दे रहा है कि आपको ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो आगे चला गया, ये रहा है ना, ये सेल साइकिल का है। आकाश सर बताइए इसको। सर ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कशन किया था, और हम ऐसा मान सकते हैं कि इस बार एनटी ऐसा कैसे कर सकता है, सोच सकते हैं हम कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन सर उन्होंने अब दे दिए यहाँ पे। अब हमको मालूम है ये प्रोफेस 1 के सब फेसेस दिए हुए हैं। कोई बच्चों ने अगर बॉटनी सेक्शन में देखा होगा जिसको आंसर नहीं मिल रहा होगा, वो यहाँ से ऑप्शन सही लगा सकते थे। अब जैसे कि हमने पहले बताया था, डाइकेनेसिस में जो होता है वो कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्माटा, एक्स करके एक स्ट्रक्चर बनता है। डाइकेनेसिस प्रोफेज 1 का एक्चुअल में लास्ट होता है, तो लास्ट मतलब टर्मिनलाइजेशन, उस फेज को अपन खत्म कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 2। ऑप्शन ए का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सो आंसर नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, हम जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बायोटेक्नोलॉजी से। अब इसमें ना कुछ समझाने लायक है ना कुछ बताने लायक है, सीधी सी बात है। ये फुल फॉर्म पूछ दिया है, सीधा फुल फॉर्म पूछ दिया है। टी आई प्लाज्मिड क्या है? टी का मतलब ट्यूमर, आई का मतलब इंड्यूस। ट्यूमर इंड्यूस करने वाले प्लाज्मिड को हम क्या बोलते हैं? टी आई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन को हम और क्या बोलते हैं? बीटी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिशियन जो रहता है ये एक प्रकार का हमारा नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर मतलब है कि भैया अपना जेनेटिक मटेरियल को काटेगा और दूसरे प्लांट में क्या कर देगा? इंट्रोड्यूस कर देगा। तो बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या काम है? कटिंग और पेस्टिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेम वही चीज़ ये कर रहा है। तो जो कटिंग हो रहा है उसी को हम टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं, ट्यूमर इंड्यूस करने वाला प्लाज्मिड, जो एग्रोबैक्टीरियम प्लांट में इंट्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, इसका सिंपल आंसर है ना, इसमें ज़्यादा कुछ जाना नहीं है। अब यहाँ पर अपन क्वेश्चन देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का ड्रग एडिक्शन से। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे बेटा तो सीधी सी बात है, आपसे पूछा है कि कौन सी चीज़ों से क्या होता है। एकदम सिंपल, ज़्यादा नहीं घुमाया है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपसे पूछा ही नहीं है। सिंपल बेसिक चीज़ पूछा है कि किसको क्या बोलते हैं या किससे क्या इफेक्ट होता है। हम सबको मालूम है भाई, ये जो सेडेटिव के रूप में यूज़ होता है सर्जरी में, वो क्या है? वो क्या है? मॉर्फिन। मॉर्फिन जो रहता है उसको आज भी सर्जरी, पोस्ट ऑफ सर्जरी के बाद या बहुत हैवी पेन किलर, दो ही चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। एक तो हमारा सर्जरी के समय एज अ सेडेटिव के रूप में उसको थोड़ा सा मदहोश करने के लिए, और दूसरा जो रहता है हैवी पेन किलर, एज अ हैवी पेन किलर, ये ब्रेन को सप्रेस करता है। ये दो फंक्शन इसका मेन मॉर्फिन का है। तो सी का 1 हो गया। ये बहुत बेसिक है, मैं बाकी आपसे नहीं पूछूंगा और क्या क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद हेरोइन क्या होता है? तो भाई जो हमारा जो ओपियम होता है, ओपियम जो होता है उसी का ही नेचुरल एक्सट्रैक्ट मॉर्फिन होता है। ओपियम ही का ही नेचुरल एक्सट्रैक्ट मॉर्फिन होता है। तो ओपियम का अगर आप देखोगे दैट इज अफीम। अफीम जो होता है ओपियम, ठीक है, उसका नेचुरल एक्सट्रैक्ट जो रहता है वो मॉर्फिन होता है, और जो आर्टिफिशियल एक्सट्रैक्ट होता है वो हेरोइन होता है। मतलब ओपियम का, मॉर्फिन का ही अगर हम देखें, ओपियम का ही अगर एसिटाइलेशन करते हैं तो हेरोइन बनता है। तो इन दोनों का जो प्लांट है वो तो सेम है, बस यहाँ पर पूछ रहा है कि प्लांट कौन सा है ना। देन उसके बाद ये हमारा पेपेवर सोमनिफेरम।
है ना, अफीम का जो प्लांट होता है। देन उसके बाद कोकेन, कोकेन जो रहता है, मैं कई बार बच्चों से ऐसे मस्ती करते मैं बोल देता हूँ इरिथ्रोजाइलम कोका कोका, ऐसा गाना मैं कई बार किया हूँ, तो बच्चों लोगों को याद था कि सर हाँ आपने गाना गाया था कोका इरिथ्रोजाइलम कोका, तो ये हम लोग को याद रह गया था सर इरिथ्रोजाइलम कोका, तो ये ए का हमको 3 याद था। तो ऐसा देख लेते हैं हम लोग, ए का 3 एक ही जगह दिख रहा है, सी का 1 एक ही जगह दिख रहा है, बाकी नहीं भी आता तो छोड़ो, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। देन आगे बढ़ते हैं, ये हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए फॉर्मेट्स टू गिवन टेम्पलेट, तो अपने को मालूम है, हमने पढ़ा है ए जो है वो टी के साथ करता है, तो टी जो है ए के साथ, ए जो है वो यूरेसिल के साथ करेगा, आरएनए की बात हो रही है, सी जो है वो जी के साथ करता है। तो अगर इसी तरीके से आप बनाए तो ए यू जी जो है वो इनिशिएटर कोडॉन बन रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और टी ए यू सी के साथ जी ए यू टी ए, सिंपल है यार, इसको कैलकुलेट करना है ना, सीधा फर्स्ट आंसर दिख रहा है, ऑप्शन है ये, सही बात है ना, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, जो है उसको कॉम्प्लीमेंट्री करना है, खत्म, आगे बढ़ना है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम का क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ नहीं है यार, जो है उसका आंसर आपको जो एनसीईआरटी में चुपचाप दिया हुआ है उसी का आंसर हमको क्या करना है, टिक करना है। पॉन्स जो रहता है वो क्या करेगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, मेडुला क्या करेगा, सेरिबेलम। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सेरिबेलम जो रहता है वो हमारा जो भी वॉलेंट्री को कंट्रोल होता है, बैलेंसिंग होता है ना, उसको कंट्रोल करता है, ये हमारा बैलेंस हो गया, रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस, तो हमारा डी का 1 हो गया। तो अभी तक के हम लोगों ने जो देखा है कि मैच द फॉलोइंग में हमको ज़्यादा घुमाया नहीं जा रहा है, ज़्यादा कंफ्यूजन वाले हमको ऑप्शंस नहीं दिए जा रहे हैं, मतलब डायरेक्ट ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ है क्या डी का 1, यार देखो तो सही, यहाँ पर तो सीधा सीधा दे दिया डी का 1 और बाकी कहीं पर भी नहीं है। मतलब अगर आप 1-2 ऑप्शन को भी पकड़ के सीधा आंसर मैच करना चालू करोगे तो आपसे आंसर बन जाएगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शायद हम 171 ये आगे बढ़ते हैं, हाँ 171 क्वेश्चन में है ना, इसको आकाश से समझाइए। सर ये तो बॉन्ड्स बताने अपने को किसमें कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये तो हम लोग जनरली याद करा देते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो दिख ही रहा है। लाइपेज में सर ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, ए का 3, ए का लाइपेज में सॉरी एस्टर बॉन्ड होता है सर। डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, इसमें ऐसा है कि जो बॉन्ड है जो दिया हुआ है उसी बॉन्ड को देना है। अगर आप देखोगे तो ये लाइपेज हो जाएगा, बॉन्ड होगा, हाँ एस्टर बॉन्ड होगा, ए का 4 हो गया, एक ही ऑप्शन में सर, हाँ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है ना, आगे तो बढ़ना ही नहीं है, एक भी पता है शुरू का, तो ए का पता है या बी का पता है तो भी हम आगे आंसर को टिक कर लेंगे। मतलब इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन इतना इजी बना दिया है, कोई बात नहीं, बट कई बार बच्चे गलती करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन का, नेचुरल हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो यार सीधी सी बात है, ये नॉट पूछा है ना, बाकी ये सब क्या है, कोइटस इंटरप्टस, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये सब नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड है। वॉल्ट्स जो रहता है वो हमारा पैरर मेथड्स में आएगा। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये सिंपल टिश्यू का क्वेश्चन है ना, सिंपल टिश्यू का क्वेश्चन है। तो कौन कौन से टाइप के मसल्स हैं ये इसमें पूछा जा रहा है। तो भाई ये जो हो गया हमारा, ये तो हमारा स्केलेटल मसल हो गया, ये हमारा स्मूथ मसल हो गया या इनवॉलेंट्री मसल हो गया, और ये हमारा कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल कहाँ होगा, कार्डियक में होगा, हार्ट में होगा, ये हमारा जो इंटेस्टाइन हो गया है ना, हमारा यूट्रस में हो गया, मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में जहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है वहाँ पर ये पाया जाएगा। और ये हमारा स्केलेटल मसल है, बोन के साथ अटैच रहेगा। तो आपको ऑप्शंस देखने कौन कौन सा दिख रहा है यहाँ पर। ट्राइसेप्स जो रहता है हमारा, ये हमारा जो आर्म है उसके मसल्स को बोलते हैं। स्मूथ मसल स्टमक में हो गया और कार्डियक मसल हार्ट में हो गया। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका जो आंसर रहेगा सेकंड रहेगा। देन आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमेशा ध्यान रखेंगे करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट पूछ रहा है। अब ये बायोरिएक्टर का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल लाइन का क्वेश्चन है। बायोरिएक्टर में क्या क्या मिलेगा भाई, सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे ऑप्टिमल ग्रोथ है, स्टीयरिंग टाइप होता है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, ये बस आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो ये इनकरेक्ट हो गया, मतलब इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं बेटा। अब ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
आपसे पूछ रहा है कि एसर्शन रीजन ब्रेस्ट फीडिंग जो रहेगा वो इनिशियल पीरियड में ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। एंड उसके बाद बोल रहा है कि भाई आपको मालूम है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्यों करते हैं, इनिशियल जो मिल्क होता है दैट इज कोलेस्ट्रॉल, उसमें ढेर सारे एंटीबॉडीज होते हैं, इसीलिए उस ब्रेस्ट फीडिंग को डॉक्टर्स जो होते हैं प्रमोट करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज बच्चे में जाए और इनिशियल इम्यूनिटी में हेल्प करे। वो रीज़न भी वही दिया गया है कि इसमें सेवरल एंटीबॉडीज होते हैं जो रेजिस्टेंस देते हैं न्यूबॉर्न बेबी को। इसका आंसर जो रहेगा इसलिए 1 रहेगा। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन तो मैंने अपने लास्ट सेकेंड टेस्ट पेपर में दिया था, सेम क्वेश्चन उठ के आया है। बच्चे बोलते हैं सर क्या एकदम सेम क्वेश्चन उठ के आते रहते हैं, तो मैं बोला कोई बात नहीं बेटा आप बना लो, हाँ अच्छी बात है। आगे देखते हैं इसमें क्या है भैया, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है एल्विलाई में, एल्विलाई के पास में जैसे ब्लड जा रहा है तो इसमें जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ना, इसको फेवरेबली कौन करेगा, तो भाई हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जब भी अटैच होना चाहेगा तो सीधी सी बात है PO2 हमेशा ज्यादा होना चाहिए और PCO2 कम होना चाहिए। PCO2 कम है मतलब H+ कम होना चाहिए। तो वही सारी चीजें इसमें पूछा गया है, दैट इज हाई PO2 एंड लेसर H+ कंसंट्रेशन। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर से एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का क्वेश्चन आ गया है। उसे पूछ रहे हैं कि किसका किसका क्या क्या फंक्शन है। तो कॉमन कोल्ड से क्या होगा, हीमोजोइन, विडाल टेस्ट और एलर्जी। भाई सीधी सी बात है, हीमोजोइन जो होता है वो मलेरिया से रिलेटेड है, दैट इज प्लाज्मोडियम। अब इसको देखते हैं, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि सबको मैच करने जरूरी नहीं है, क्योंकि आंसर ऐसा दे रहा है कि आपको ज़्यादा मैच करना ही ना पड़े। तो देख लेते हैं, है ना। तो बी का जो रहता है 1 है, बी का 1 कहाँ पर है, एक ही जगह दिख रहा है। अरे आंसर खत्म भाई, आगे नहीं बढ़ना है आपको, कुछ नहीं दिया हुआ है इसमें। देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं 178 क्वेश्चन। ये हमारा एनिमल किंगडम का है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे, है ना। करेक्ट आंसर पूछ रहा है आपसे, करेक्ट आंसर पूछ रहा है। तो अब देखते हैं, एनालिड्स आर ट्रू सीलोम, ठीक। देन उसके बाद पोरिफेरंस आर सूडोसिलोमेट, नहीं। एश एलिमेंट्स आर एसिलोमेट, नहीं। प्लेटिलिमेंट्स आर सूडोसिलोमेट। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा भैया, प्लेटिलिमेंट्स जो रहता है वो एसिलोमेट होगा, एश एलिमेंट सूडोसिलोमेट होगा। पोरिफेरंस में कोई सिलोमिलोम नहीं होता, सूडोसिलोम तो छोड़ दो, तो एक ही दिख रहा है, ट्रूसिलोम, दैट इज सेकंड आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है यार इस बार। तो ये आ गया फिर से हमारा कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन। तो एकदम इसमें भी बेसिक ही क्वेश्चन दिया हुआ है आपसे। ये सारी चीजें तो बेटा ऐसा है कि मैं कम से कम अपने साल भर में 12-15 बार इसके क्वेश्चन दे चुका हूँ, सेम चीजें मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, ठीक है, 12-15 बार। तो अब इसमें क्या देखना है, नॉन मेडिकेटेड क्या है, नॉन मेडिकेटेड क्या है भैया, है ना, लिप्स लूप हो गया, हाँ। देन उसके बाद हार्मोन रिलीजिंग क्या हो गया, ये लो। देन उसके बाद कॉपर रिलीजिंग क्या हो गया, मल्टीलोड 375 हो गया। तो इसमें आंसर इतना साफ साफ दिख रहा है कि नॉन मेडिकेटेड का ये लिप्स लूप, इसको लिपर लूप लिखा गया यहाँ पर, लिप्स लूप बोलते हैं यहाँ पर, है ना। तो A का 3 कहीं पर दिख रहा है क्या, A का 3 2 जगह दिख रहा है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ जाते हैं, है ना। B का 1 कॉपर रिलीजिंग, ठीक है, ये हो गया हमारा B का 1। और आगे बढ़ जाते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी क्या होगा भैया, C का 4 LNG। LNG का फुल फॉर्म जो रहता है वो बच्चों को बताया गया है, लिवोनॉर्जेस्टेरॉल। लिवोनॉर्जेस्टेरॉल जो रहता है वो एक प्रकार का प्रोजेस्टेरॉन ही है ना, सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, लिवोनॉर्जेस्टेरॉल। तो अब ये तो आंसर आपको समझ आ गया होगा 4th वाला। देन आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा है, फटाफट अपन करते हैं। नेफ्रॉन, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनरी इज इम्परमेबल टू वाटर। ऐसा थोड़ी ना होगा, डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है वो इसमें जस्ट उल्टा दिया हुआ है, इम्परमेबल टू वाटर दिया हुआ है एंड परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है, जबकि होता उल्टा है। डिसेंडिंग लिम्ब परमेबल होता है वाटर के लिए, इम्परमेबल होता है सॉल्ट के लिए। तो ये तो गलत हो गया हमारा। दूसरा, पीसीटी इज लाइंड बाय, ये क्या है, दैट इज पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है। कई लोग बच्चे लोग कॉलमनार को ध्यान नहीं दिए और गलत कर डाले, है ना, क्यूबॉइडल होता है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया, हमारा सेकंड आंसर आता है। देन उसके बाद 181 का हम देखते हैं, 181 का देखते हैं। ये हमारा बायोटेक का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें आपसे डायग्राम पूछा है। मैं भी कई बार बोला हूँ बच्चों को, डायग्राम का एक एक आपको लेबलिंग पता होना चाहिए, हमारा प्लाज्मिड डीएनए का, है ना, प्लाज्मिड डीएनए के एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सिंपल सा दिख रहा है बेटा कि X जो रहता है वो हमारा क्या हो गया, कॉपी नंबर के लिए हो गया, और जो Y जो रहता है वो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, मतलब रेप्लिकेशन जो रहता है वो यहाँ से अपना चालू होगा PBU2, ठीक।
तो हमारा आंसर सेकंड है। इसमें कुछ नहीं, जो लेबलिंग है उसका डिस्क्रिप्शन है, समझाने लायक कुछ है नहीं इसमें। देन आगे बढ़ते हैं। फिर से आ गया सेल का एक क्वेश्चन। सर ये फिर अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि कार्टविल पैटर्न होता है, तो कार्टविल पैटर्न जो है वो हम एक ही चीज़ को पकड़ लेते हैं। कार्टविल पैटर्न होता है आपका सेंट्रियोल, सॉरी कार्टविल पैटर्न आपको दिखाई देगा सेंट्रियोल पे। ऑप्शन नंबर बी का 1, ऑप्शन नंबर बी का 1 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। आंसर नंबर 4 जो है वो सही हो जाएगा। ये आ जाएगा सर एनिमल किंगडम का क्वेश्चन। अब यहाँ देखेंगे एनिमल किंगडम का है, एकदम सिंपल सा है। इसमें पूछा है आपसे जूलॉजिकल नेम और उसका कॉमन नेम। जूलॉजिकल नेम और कॉमन नेम को आपको क्या करना है, मैच करना है। एकदम सिंपल है। अगर आप देखोगे तो टेरोफाइलम, मिक्सिन, प्रिस्टीन, एक्सोसिटस। तो एक्सोसिटस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, है ना। एक्सोसिटस के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले भी। दैट इज फ्लाइंग फिश को बोलते हैं एक्सोसिटस। तो ये एक हो गया। प्रिस्टिस के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आ चुका है पहले। प्रिस्टिस किसको बोलते हैं भाई? प्रिस्टिस जो रहता है वो 100 फिशेस है, जो आरी जैसा होता है, उसका मुंह ऐसा लंबा रहता है, आरी जैसा होता है प्रिस्टिस, है ना। दैट इज 100 फिश होता है ना। तो इससे ही हम लोग अगर करके देखें, या मिक्सिन जो रहता है हैग फिश को बोलते हैं, मिक्सिन हैग फिश को बोलते हैं। तो 2-3 चीज़ों से अगर आप करके देखोगे तो आपसे आसानी से क्या बन जाएगा बेटा, आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एग्जांपल्स आपको, अभी एग्जांपल तो ऐसे आपको याद करना ही है ना। याद है तो अच्छी बात है, बट 1-2 भी अगर आप देखोगे यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो इवन एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश, ठीक है, ये तो 2 जगह 3 जगह दे गई क्योंकि बहुत कॉमन है, इसलिए ये 3 जगह दिया हुआ है। मैं आपको बोला ना कि बहुत कॉमन है, कई बार एक्सोसिटस का एग्जांपल आता है। तो सर प्रिस्टिस जो रहता है वो 100 फिश, तो अगर आप देखोगे तो ये भी बहुत कॉमन है, इसमें 2 जगह दिया हुआ है ना। अभी B1 और B ये एक ही जगह बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अगर आप देखोगे D का 4 तो यहाँ पर आ गया, C का 2, ठीक है। तो D का 4 और C का 2 कहीं पर भी ऐसा नहीं है, तो आप आसानी से आंसर इसको टिक कर सकते हो। देन उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो लगता है हम थोड़ा आगे बढ़ गए, थोड़ा नीचे आए जी सर। और ये सर ये एक क्वेश्चन है 184। हाँ 184। अब ये हमारा इस ह्यूमन मूवमेंट एंड लोकोमोशन का क्वेश्चन है। एकदम सिंपल है, एग्जाम्पल के साथ दे दिया है। क्या बोला है कि कहाँ पर पाया जाता है, क्या होता है, किस टाइप का जॉइंट है, और एग्जाम्पल पूछ दिया है। एकदम सिंपल है बेटा, बॉल एंड सॉकेट से चालू करो। बॉल एंड सॉकेट कहाँ होगा, जहाँ बॉल एंड सॉकेट हमेशा सबसे ज़्यादा रोटेशन देता है ना। रोटेशनल मूवमेंट हो गया, ये हो गया हमारा। क्या D का 2 कहीं पर दिख रहा है क्या? ये Yes, sir. यही दिख रहा है, खत्म। कोई भी एक उठा लोगे तो आपसे आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, ठीक है ना। अभी जो नया NCERT है, पिछले अभी 2-3 साल में जो ऐड हुआ है, उसमें ये लाइन एकदम स्पेशली इसको फोकस किया गया है कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ प्रेगनेंसी। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाइटस के अलावा भी इसमें क्या होता है कि ये हाइमेन जो रहता है वो ब्रेक होता है। जैसे हॉर्स राइडिंग हो गया, ओलंपिक गेम्स हो गया, रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी से भी ये ब्रेक होता है। तो सेकेंड ऑप्शन क्या बोला है कि ओनली, इसमें सीधा बोल रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाइटस से ही ये ब्रेक होता है, जो कि गलत है हमारा। तो इसका थर्ड वाला आंसर साफ साफ दिख रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट इसको देखेंगे, इकोलॉजी का क्वेश्चन है ये। तो इकोलॉजी के क्वेश्चन में हम देखेंगे स्टेटमेंट नंबर 1, गॉसेस competitive exclusion principle states that the two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely। और स्टेटमेंट 2 है, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इंफीरियर विल बी एलिमिनेटेड, दिस मे बी ट्रू इफ रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, और रिसोर्सेज वाला पॉइंट जो है
और इन्फीरियर जो है वो हो जाता है। तो आपको मालूम होगा अभी कोविड के दौरान भी जो बेचारा कमज़ोर था उनकी जान चली गई, तो उससे हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि गॉसेस प्रिंसिपल जो होता है, जो कमज़ोर होता है, जो इन्फीरियर होता है, वो एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ट्रू है, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 सही है। और गॉसेस competitive exclusion principle state that two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely। ये सर गलत स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट 1 गलत एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये 4th ऑप्शन सही हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आते हैं। कॉकरोच का फिर से एक क्वेश्चन आ गया है ना, मतलब 2 क्वेश्चन कॉकरोच पे आ गया है, जबकि ये बोला जा रहा था कि इससे क्वेश्चन आप या तो कम आएंगे या तो नहीं आएंगे, है ना। अब इसमें पूछा है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या है, गिजार्ड क्या है, गैस्ट्रिक सीके क्या है, मैल्पिजियन टिप्यूल, तो हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग वहाँ भी पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं, एनिमल किंगडम में भी पढ़ते हैं। मैल्पिजियन टिप्यूल्स क्या काम आता है? एक्सक्रीशन, इट इज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। गिजार्ड कहीं भी होगा, क्रॉप एंड गिजार्ड, है ना, तो वो क्या करता है, फूड को स्टोर करेगा, क्रश करेगा, ये है ना। इसमें और आगे आएगा शायद, हाँ, स्टोर एंड क्रश, ये क्रॉप यहाँ पर भी दिया है। तो क्रॉप का भाई अगर हम बर्ड में भी जाते हैं और किसी भी स्पीशीज में जैसे जाते हैं, तो क्रॉप एंड गिजार्ड का 2 फंक्शन होता है, एक तो स्टोर करेगा और एक क्रश करेगा, ग्राइंड करेगा। तो यहाँ पर वही चीज़ दिया हुआ है। अब ये क्रॉप है ना, ये क्रॉप है तो सीधी सी बात है स्टोरेज का होगा, है ना। और हम लोगों ने गिजार्ड देखा है, इसका मतलब वो ग्राइंडिंग का होगा। चलो देखते हैं कहाँ पर से क्या था। तो अगर हम देखें गिजार्ड, तो डी का 1 ऐसा कुछ है क्या भैया यहाँ पर? हाँ, डी का 1 यहाँ 3 जगह दिख रहा है। देन 4 क्रॉप का कहाँ पर देखें, हाँ, ए का 4 कहाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो डी का 1 और ए का जो 4 है, डी का 1 और ए का 4 है, डी का 1 ए का 4, ये 2 जगह है, ठीक है, 2 जगह दिख रहा है आप लोगों को, ए और फर्स्ट और 3। अब आते हैं बी और सी में, चलो वो भी आसान है। फिर मैंने आपको बोला मैल्पिजियन टिप्यूल्स क्या है, सीधी सी बात है, क्या है ये हमारा ट्यूब्यूल्स है सर, जंक्शंस में, मतलब एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। हाँ, और गैस्ट्रिक सीके हमारा डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर है ना। तो इसमें जो आंसर आपको क्या दिख रहा है, और मैल्पिजियन टिप्यूल्स तो क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, छोटे माइनर स्ट्रक्चर्स। हाँ, तो इसका अगर हम देखें तो नंबर से पता लग जाएगा, नंबर से पता चल जाएगा। तो ये देखो, ये 6 to 8 बस है फोरगट और मिडगट में, तो वो डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक सीके। और ये जो रहेगा, ये सीधा आंसर दिया है, 100 से 150 येलो कलर फिलामेंट है, मतलब बहुत सारे मैल्पिजियन टिप्यूल। ये डायग्राम भी अगर आप कॉकरोच का देखोगे तो ऐसे फैला हुआ बहुत सारा आपको दिख जाएगा मैल्पिजियन टिप्यूल, ठीक है। तो इसका आंसर सीधा दिख रहा है फर्स्ट वाला। देन आगे बढ़ते हैं, नॉन कॉर्डेटा का पूछा है, स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है नॉन कॉर्डेटा का। तो नॉन कॉर्डेटा में वो सारे फीचर्स नहीं होंगे जो कॉर्डेटा में होंगे, है ना। तो देखते हैं, फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ये कॉर्डेट्स में होगा। नोटोकॉर्ड एब्सेंट, ये नॉन कॉर्डेटा में होगा। मतलब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नॉन कॉर्डेटा का, मतलब मैं तो टिक कर लेंगे, तो भैया नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल हमारे में होता है, मतलब कॉर्डेट में होता है, तो ये तो नहीं होगा। देन हार्ट डॉर्सल अगर होगा, ये हमारे में वेंट्रल होता है, मतलब नॉन कॉर्डेटा में हार्ट डॉर्सल होता है। पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है कि नहीं होता है, तो सीधी सी बात दिख रहा है, बी डी ई ऑप्शन 3। देन आगे बढ़ते हैं, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आपसे पूछ रहा है कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो रहता है, अगर आप देखोगे तो ये हमारा रीनल पिरामिड है, तो उसमें जो नेफ्रॉन है उसका जो अगर आप देखेंगे तो लूप ऑफ हेनली काफ़ी डीप होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी वही चीज़ पूछा गया है। तो लूप ऑफ हेनली ऑफ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला। एकदम सिंपल डायग्राम के साथ में मैं समझाता हूँ बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, ये सही है, हाँ, ये सही स्टेटमेंट है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ, ब्रेन स्टेम पूछ रहा है, तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए, ब्रेन स्टेम किससे बनता है, मिड ब्रेन से बनता है, पॉन्स से बनता है और
मेडुला ऑब्लोंगेटा से बनता है ना। तो क्या ये 3 चीजें हैं इसमें? हाँ, मेडुला ऑब्लोंगेटा दिया हुआ है, पॉन्स दिया है ना, पॉन्स दिया हुआ है, सेरेब्रम दिया है जो कि गलत नहीं है ना, सेरेब्रम गलत है, मिड ब्रेन होना चाहिए। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो Correct. सही है और 2 गलत। तो आंसर हमारा 3 आ गया। देन आगे बढ़ेंगे हम लोग 191 का। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, बोन मैरो एंड स्प्लीन मेन लिम्फोइड ऑर्गन होता है हमारा, है ना, सॉरी थाइमस, बोन मैरो और थाइमस हमारा मेन लिम्फोइड ऑर्गन हो गया। तो ये पहला तो सही हो गया, ठीक है। देन उसके बाद बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, ये भी सही है। डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना है नहीं। जो मतलब ये बोल रहा है कि भाई ये ऐसा होता है, हाँ ठीक है होता है, ऐसा नहीं होता, नहीं होता, वैसा वाला क्वेश्चन। देन उसके बाद इसमें एंजाइम का देखेंगे क्वेश्चन। ये एंजाइम का क्वेश्चन भी काफ़ी सरल है सर, ज़्यादा नहीं इसमें, बस अगर जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी सीक्वेंशियल जो है वो अपन देख लेते हैं इसमें कि क्या क्या होता है। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं अपन। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बोल रहा है तो ये बाद में बनेगा। फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विथ अनदर सबस्ट्रेट, ये भी बाद में होगा। रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट, ये आपका सबसे पहले होगा। सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड करता है पहले तो एक्टिव साइट से, फिर जो होता है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। तो ई के बाद आ जाएगा सीक्वेंस में आपका ए ऑप्शन, ई ए, और ई ए अगर हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, यहीं से आंसर हमारा सही लग जा रहा है सर। मतलब ज़्यादा आगे बढ़ना ही नहीं यार, कोई भी आपको थ्योरी अगर शुरुआत का थ्योरी पता है, एक बेसिक पता है, मतलब आप आसानी से क्वेश्चन बनाओ, आगे बढ़ो। देन उसके बाद आते हैं फिर से हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक क्वेश्चन आ गया। अब इसमें पूछ रहा है कि डायरेक्ट एकदम पूछ रहा है कि भैया ये कौन कौन सा है। तो GnRH जो रहता है वो 2 हार्मोन के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, क्या क्या, LH और FSH। FSH जो रहता है, अगर हम ह्यूमन मेल की बात करें, मेरे हिसाब से ये ह्यूमन मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस का क्वेश्चन है। तो LH क्या करता है, वो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है। इससे पहले भी मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था लेडिक सेल्स के बारे में, और इंटरस्टिशियल सेल का क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुका है। तो ये तो B हमारा लेडिक सेल हो गया, ये देखो B हमारा लेडिक सेल हो गया, ठीक है। देन उसके बाद FSH जो हो गया ये, तो ये हमारा FSH हो गया। तो उसके बाद तो FSH और लेडिक सेल कहीं है ही नहीं, खत्म, आगे बढ़ो। तो FSH किसको स्टिमुलेट करता है, सर्टोली सेल को। सर्टोली सेल जो रहता है वो एंटी मुलेरियन हार्मोन बनाता है, और दैट इज एंटी ना, वो जाके स्टिमुलेट करेगा, देन एंड्रोजेंस बनेंगे, देन स्पर्मियोजेनेसिस में हेल्प करता है। कुल मिलाकर के ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि यार सिंपल सा जो बेसिक लाइंस हैं उसको इन्होंने इस फॉर्मेट में दे दिया, बट कोई इशू नहीं है, ये आपको ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, उसके बाद तो कुछ ऑप्शन है भी नहीं, है ना। देन नेक्स्ट आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें कई बच्चे लोग थोड़ा सा फंसे हैं, बट मैंने इसको नोट्स में ही बताया था कि जो एनसीईआरटी में जो डायग्राम है, एनसीईआरटी का जो एक लेबल्ड डायग्राम, मतलब फ्लो चार्ट जैसा बोलोगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीरोजोइक ईरा नहीं दिया हुआ। जी सर, सिर्फ प्रोटीरोजोइक ईरा नहीं दिया हुआ है, बाकी अगर आप देखोगे तो पैलियोजोइक हो गया, मेसोजोइक हो गया। मतलब पैलियोजोइक ईरा के बाद में आपको क्या मिलेगा, मेसोजोइक ईरा मिलेगा, उसके बाद सीनोजोइक ईरा। तो सीनोजोइक ईरा जो रहता है वो रिसेंट ईरा है, हमारा रिसेंट ईरा है, ठीक है। मैंने बच्चों को बताया था कि 5 टाइप के ईरा होते हैं, एजोइक ईरा होता है, प्रोटीरोजोइक ईरा होता है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक ईरा होता है। तो जो प्रोटीरोजोइक ईरा होता है, प्रोटीरो मतलब एकदम प्रिमिटिव ईरा जो होते हैं, उसमें सिंपल सी बात है कि सबसे लोअर ऑर्गेनिजम्स ही होंगे, तो एक ही दिख रहा है भैया लोअर ऑर्गेनिज्म, तो बी का 1 एक ही जगह दिख रहा है मेरे को, बट यहाँ पर तो आपको 3 जगह दिख रहा है। बट आगे बढ़ते हैं, बस जैसे कि मैंने बताया, और एनसीईआरटी का जो डायग्राम है फ्लो चार्ट वाला, उसमें भी सीनोजोइक ईरा रिसेंट बताया है। तो रिसेंट कौन सा एनिमल है, मैमल्स, कौन सा दिख रहा है इसमें, मैमल्स ही तो दिख रहे हैं, है ना। तो ए जो रहता है वो 4 का, A4 कहाँ पर दिख रहा है, कहीं पर नहीं दिख रहा है। तो कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया है इसमें, ऐसा लग रहा है। ए का, हाँ सर ए का मेसोजोइक 3 होना चाहिए सर, ए का मेसोजोइक है, सॉरी ये मैंने सीनोजोइक बोल के, हाँ मैंने ये सीनोजोइक ईरा मान दिया था ए को, तो मैंने मैमल्स बोला, जैसे रिसेंट है ना। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पैलियोजोइक हो गया, मेसोजोइक ईरा हो गया और सीनोजोइक। तो यहाँ से अगर हम डायरेक्ट भी निकालें सीनोजोइक जो कि रिसेंट है ना, तो रिसेंट में हमारा मैमल्स ही होगा,
इसमें सबसे ज़्यादा जो दिख रहा है। तो मैमल से पहले हमारा क्या होता है? बर्ड्स और रेप्टाइल्स। तो वही सीधी सी बात है, मेसोजोइक ईरा में क्या हुआ होगा? बर्ड्स और रेप्टाइल, है ना। वैसे भी डायनासोर जो होते हैं वो मेसोजोइक ईरा में ही रहते हैं डोमिनेंट, वो तो सब हमको एनसीईआरटी से पता ही चल जाता है। अब अगर इतना भी पता है कि मेसोजोइक जो है मैमल्स का है रिसेंट जो कि हमारा है, मेसोजोइक जो रहता है जस्ट उससे पहले का होगा। अब बर्ड्स और रेप्टाइल से पहले जो होगा वो पैलियोजोइक ईरा में होगा। तो बर्ड्स और रेप्टाइल से पहले कौन दिख रहा है भैया? फिश एंड एम्फीबिया दिख रहा है। तो अगर आपको इतना भी अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा ले तो भी हम प्रोटीरोजोइक का लोअर इन्वर्टिब्रेट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जरूर ये और पहले का होगा। सीनोजोइक के बाद तो कुछ आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। नहीं भी पता है प्रोटीरोजोइक तो भी हमको मालूम है सीनोजोइक रिसेंट है, उससे पहले मेसोजोइक, उससे पहले पैलियोजोइक, मतलब ये उससे पहले का होगा। यहाँ से हम आंसर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखेंगे, मतलब ये क्वेश्चन बोल सकते हैं सर अपन कि हाँ इसने थोड़ा सा टेस्ट किया बच्चों को। ये टेस्ट भी नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि कॉमन सेंस लगा। कॉमन सेंस मतलब जो पढ़े हैं उससे हम आंसर कैसे निकालें। देन उसके बाद आ जाते हैं, ये टिश्यू का है। तो जनरली ऐसा माना गया था कि भाई एनिमल टिश्यू से क्वेश्चन नहीं आएगा इस साल से, बट दे दिया। बट कहीं ना कहीं हम पढ़े रहते हैं, है ना। तो इसमें अब एक दो चीज़ों भी हम थोड़ा सा अगर देखें, एक दो चीज़ों को भी हम कंसिडर करें तो जैसे पेनक्रियास है ना, तो भाई ये एंडोक्राइन फंक्शन का होता है। तो एक तो हमारा यहीं पर डाउट थोड़ा सा आ गया कि डी का 2 होना चाहिए। तो दो जगह ही डी का 2 दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है ना। उसके बाद यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी हट गया है एनसीईआरटी से। तो खैर अब इसमें मैं बोलना ठीक नहीं है कि भाई ऐसे गलत दे दिए हैं, अब दे दिए हैं तो दे दिए हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पढ़ते हैं कि ये एक यूनिसेलुलर जो सेल होता है दैट इज गॉबलेट सेल होता है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, है ना। तो ये हमारा ए का 3, तो ए का 3 एक ही जगह दिख रहा है, दैट इज ये। देन आगे बढ़ते हैं, ये हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस का फिर से एक क्वेश्चन आ गया सर है। ये क्वेश्चन तो लिटरली ये क्वेश्चन तो हमारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन है सर। लगभग सारे ही हैं यार, अब क्या मैं कितना बार बोलूं। मैं तो लग रही है कॉपी पेस्ट हो गया है सर। हाँ चलिए लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ फिर मैच करते हैं। मैच वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो है वो हो जाएगा आपका आरएचओ फैक्टर। ए का आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी एसएनआरएनए और टीआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 3 एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है। एसएनआरएनए, टीआरएनए, टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो हो जाएगा, टर्मिनेट होता है ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस आरएचओ फैक्टर के द्वारा, रो फैक्टर बोलते हैं। स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन्स जो होगा वो हो जाएगा आपका एसएनआरपीस के द्वारा। और टाटा बॉक्स अपने को मालूम है प्रमोट करते हैं अपन, बोलते हैं जनरली टाटा को हम लोग को प्रमोट करना है, ऐसे हम लोग अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो प्रमोटर से टाटा बॉक्स आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा 3, ए 4 हो जाएगा, बी 3 हो जाएगा, स्प्लाइसिंग जो हो जाएगा 1 हो जाएगा और टाटा बॉक्स जो है वो 2 हो जाएगा। सो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम आ गया। फादर बी पॉजिटिव है बोल रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से। फादर बी पॉजिटिव है ना। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, आई बी और IO, और मदर जो है वो ए पॉजिटिव हो सकता है बोल रहे हैं। तो इसमें क्या कंडीशन आ सकती है, IO, ये दो कंडीशन आ सकता है। चाइल्ड जो रहता है वो ए होगा, तो देयर रेस्पेक्टिव जीनोटाइप। तो फादर मदर, और इसमें पूछ रहा है 3 जीनोटाइप के बारे में पूछ रहा है, फादर मदर और चाइल्ड का। तो भाई सीधी सी बात है, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे तब जा करके कंडीशन आएगी IO और IO की। तो इसमें जो आंसर दिख रहा है वो हमारा दैट इज ए ओनली। नेक्स्ट आएंगे, ये बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एक और क्वेश्चन आ गया। तो इसमें तो सीधी सी बात है, सिंपल ECG का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भैया पी वेव किस लिए होता है, QRS कॉम्प्लेक्स। पी वेव जो रहता है वो एट्रियल डिपोलराइजेशन के लिए होता है। तो एट्रियल डिपोलराइजेशन जो रहता है यहाँ पर ये हो गया। QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए होता है।
दैट इज हमारा ये 2 हो गया। अब देखते हैं ए का 3 और बी का 2 कहीं पर दिख रहा है क्या? ए का 3 एक ही ऑप्शन दिख रहा है भैया, यहाँ पर आंसर टिक करो और आगे बढ़ो। कुछ है ही नहीं आगे समझने के, बाकी तो मैच ही नहीं करना है। ये आ गया फिर से हमारा सेल का क्वेश्चन। माइटोकॉन्ड्रिया स्टेटमेंट 1 बोलता है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ये एकदम सही बात है, दोनों जो है वो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। ये लेस परमिएबल नहीं होगा, ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट होना चाहिए, स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 है सर। देन नेक्स्ट देखेंगे, ये हमारा आ गया हार्मोन्स दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम का केमिकल कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है ना। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर पूछ रहा है। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर जो रहता है उसमें क्या होगा? हाइपरथायराइडिज्म का केस है भैया, ये हाइपरथायराइडिज्म इन एडल्ट है ना। तो इसमें आई बॉल प्रोट्रूड हो जाता है। हाँ, ये तो दिख रहा है आपको। दैट इज ए का 3 देख लेते हैं। ए का 3 कहाँ है? 2 ऑप्शन में सर, 2 ऑप्शन में है। उसका एक्रोमेगैली, ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होने के कारण होता है। देखते हैं कहाँ पर है ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा। ये ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा है ना। बी का 4 हो गया। कहाँ पर है बी का 4? अरे वाह, यहाँ दोनों जगह दिया हुआ। चलो आप लोगों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन है तो टाइम दे दो। कुशिंग सिंड्रोम और क्रिटिनिज्म जो रहता है ये वापस हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन के कारण होता है। तो देखते हैं बेटा, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण बच्चों में, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण बच्चों में क्या होता है? हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ होता है। ये हमारा 2 हो गया। और कुशिंग सिंड्रोम जो रहता है वो एड्रिनल हार्मोन की कमी के कारण होता है। तो यहाँ पर हमारा जो एड्रिनल हार्मोन का कहाँ पर हो गया? ये कॉर्टिसोल इज एड्रिनल हार्मोन। तो उसकी कमी के कारण आपका उसके ज़्यादा होने के कारण आपको क्या मिलेगा? मून फेज, हाइपरग्लाइसेमिया। नहीं भी पता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कुशिंग सिंड्रोम जो रहता है वो हमारा एड्रिनल हार्मोन के ज़्यादा होने के कारण होता है। तो एक ही ऑप्शन हमको समझ आ रहा है, दैट इज आंसर 4। ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि सर क्या करना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, कट ऑफ कितना जाएगा, आपके मार्क्स हमको बताइए। आपको लगता है कि सर ये इतने मार्क्स में क्या हमारा छत्तीसगढ़ में हमको कोई कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये सारे डाउट्स अगर आपको लगते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप बताइए। और इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे ताकि आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग सके। क्योंकि इस बार का बायो बहुत ज़्यादा ईजी था तो थोड़ा सा कट ऑफ ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा जाएगा। फिजिक्स थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा सा मतलब ठीक था, मतलब उतना ईजी नहीं था बट मीडियम से थोड़ा सा अबव था उसका लेवल। और केमिस्ट्री तो ठीक ही था, मतलब जैसा होना चाहिए, एक अच्छा पेपर था, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं था। तो केमिस्ट्री और बायो इतना बढ़िया ईजी था, फिजिक्स भी कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो ऑब्वियसली कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। चलो बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का मार्क्स अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।